मुझे ये टॉन्ट मिला था कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि सुसाइड करने गया उसमें भी फेल हो गया, शादी में फेल हो गया, स्कूल में फेल हो गया, बिजनेस में फेल हो गया. Hi guys, my name is Urmila Putra Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. और मैं आ रहा हूँ आप सब लोगों से मिलने द रौनक पॉडकास्ट में रौनक जी के साथ. तो कीप वॉचिंग. तो अगर मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु, प्रणाम मैं हिंदू. तो अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर. जी, आप दो बार और बोल सकते हैं. ठीक है, चलेगा. आपने कभी सुना है इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैनिज्म माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी? नहीं सुना. सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है हम लोगों ने. धोनी से मिले हैं आप कभी? जी मैं मिला. कैसा था एक्सपीरियंस? और माही भाई और उनकी टीम ने मुझे कितने पैसे दिए हैं वो मेरे को आपको बताने में प्रॉब्लम नहीं है. थला फॉर रीजन. नाम नहीं लूंगा कि किसके पूर्वजों की कहानी है, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी हैं और नामी है. कौन से शहर में रहती है फैमिली? नहीं बताऊंगा. कैमरा बंद करो. ज्ञानगंज नाम की एक जगह है जो कैलाश पर्वत में मानी जाती है, जो एक हिडन सिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सारे विलुप्त प्राणी वहाँ रखे जा रहे हैं. Correct. अगले कल्प के लिए. जी. तो ये भी माना जाता है कि सप्तऋषि जो अभी के हैं वो भी वहीं रहते हैं और 7 चिरंजीवी भी वहीं रहते हैं. नागा साधु होता था, वो लड़ने आता था तो वो अकेला चल के आता था, क्योंकि वो पूरे भूत प्रेतों को सिद्ध करना सीख गया था. तो उसके इर्द गिर्द इतने सारे भूत प्रेत चलते थे जो आपको दिखते नहीं. में आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उनको ये बात उस समय समझ में आ गई थी कि आने वाला समय शास्त्रों के बलबूते जीत हार का निर्णय नहीं होगा, शास्त्रों के साथ शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हो चुकी होती है. तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कैसे करके निकलता है, ये अश्वत्थामा से जुड़ी कहानी? अश्वत्थामा से रिलेटेड है ये कहानी. देखिए, काला जादू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. हाँ. और काला जादू, लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है ना, इस पे हो गया उस पे हो गया, इतना आसान भी नहीं है काला जादू. नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने समय तक जली उस समय, तो मुझे लगता है कि वो भारत देश का या हिंदुओं का नुकसान नहीं है, वो पूरे विश्व का आज तक का किया हुआ सबसे बड़ा नुकसान है. सो राइटिंग के करियर में पैसा है? जी. तो अभी हम सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की कहानी पे बात कर रहे थे, तो उस समय उनमें थोड़ी तलखी रही होगी शायद, लेकिन आज की डेट में सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बेस्ट फ्रेंड्स. जब उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर सतयुग. तो ये जो शेप बना है डमरू का, है ना. अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया. तो ये बन गया इन्फिनिटी का सिंबल. भगवान के सारे मंदिरों में आप गर्भगृह का दरवाजा इतना छोटा सिर्फ इसलिए होता है रौनक भाई, कि आप जो भी हों झुक के घुसे. कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए. तो दिल तो अभी उसी के पास है, आ जाए. क्या बात है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और द रौनक पॉडकास्ट में आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं वो एक उम्र तक ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फेल हुए. मतलब आदमी 10वीं 12वीं में जाकर कभी कभी फेल होता है, ये 6ठी क्लास में ही फेल हो गए. फिर 22 साल की उम्र में जब इनकी लव मैरिज हुई तो वो मैरिज भी फेल हो गई. फिर जिंदगी से बेजार होकर इन्होंने अपनी जान देने की कोशिश करी, मगर उसमें भी फेल हो गए. मगर इन सारे फेलियर के बाद जैसे तैसे उन्होंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, और फिर ऐसा खड़ा किया कि कंट्री के बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने से लेकर सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले पब्लिक स्पीकर बनकर अब आगे बढ़ रहे हैं. इससे पहले कि मेरे इंट्रो ये जो मैं दे रहा हूं ये इनके किसी नॉवेल से भी बड़ा हो जाए, प्लीज वेलकम सुपरस्टार लेखक अक्षत गुप्ता. थैंक यू सो मच रौनक भाई. नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं हर बार होते हैं. ये होता है मोटापे का असर. ये हेल्दी बॉडी, खाते पीते घर का आदमी, ऐसे थोड़ी मोटा. नहीं, हम जात से हलवाई हैं, 3 पीढ़ियों से होटल इंडस्ट्री के, खाते पीते तो होना पड़ेगा. हमारा पेट तो बाकी लोगों के टेबल में खाना भेज के टेस्ट करते करते ही हो जाता है. तो ऐसा बोलते हैं हलवाई खुद की मिठाई नहीं खाता, सही में है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं. हलवाई अपनी मिठाई खुरचन खाता है. आखिरी में जब आपको सब हलवा और सब बांट दिया जाता है तो खुरच खुरच के हमारा डिनर हो जाता है. बहुत ही बढ़िया. सो वेलकम टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट में आपका बहुत एक बार मैं स्वागत करता हूँ. जैसा कि मैंने बताया फेलियर जी.
छठी क्लास में फेल होने वाला बच्चा ये कब सोचता है या लाइफ के किस पड़ाव पर सोचता है कि अब उसका इंटरेस्ट ये है, और फिर बाद में वो एक ऐसा पब्लिक स्पीकर बनता है, एक ऐसा ऑथर बनता है जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं? ये ट्रांजिशन कब आया, ये बदलाव कब आया, ये आपको कब रियलाइज हुआ कि ये करना है? 2014 का साल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब तक सबसे बुरा रहा है, क्योंकि अब मैं तैयार हो गया हूँ कि उतना बुरा, उससे बुरा किसी और रंग में फिर से आ सकता है, क्योंकि जीवन है ना। तो आप सबसे बड़ी मुगालत जो हो जाती है लोगों को, वो ये हो जाती है कि अब मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, अब मेरा ये शहर है, अब मेरा घर हो गया, अब मेरा सामाजिक ताना बाना सही हो गया, अब हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। हमेशा शब्द कुछ नहीं होता है। इट्स नथिंग विच यू कैन कॉल परमानेंट, सो एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। तो जितनी जल्दी जो समझ जाए कि चीज़ें टेम्प्रेरी है, हम जब 10th क्लास पढ़े होंगे तब लगता था कि बस 10th के मार्क्स बेस्ट आ जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि 10th परमानेंट नहीं है, 12th है। 12th है, हाँ। फिर 12th के बाद समझ में आया नहीं, पीजी और डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जीवन कहाँ जाएगा। और अब समझ में आता है कि उनमें से कोई भी काम का नहीं था, सब टेम्प्रेरी था। तो मुझे 2014 में थैंक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल हु टॉन्टेड मी वेरी बैडली इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या होता है, हमारी एक टीचर थी, स्कूल टीचर थी, उनकी बिटिया छोटी सी थी और हम उनके घर पढ़ने जाते थे इंदौर में, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास थे, 12th एग्ज़ाम्स की बात है। तो उनकी बिटिया वो क्रच पे चलती थी और उस समय इंदौर में लाइट बहुत जाती थी। दिग्विजय सिंह साहब का समय था पॉलिटिकली तो उस समय लाइट बहुत जाती थी, तो वो पूरे घर में लोगों के कैंडल लगा रहता था कि लाइट गई सब तरफ जला। अब वो छोटी सी बच्ची ना बार बार जा रही थी वो कैंडल को टच करने, जलते हुए कैंडल को, और मैम हम लोगों को पढ़ा रही है, उनका ध्यान बार बार उन पे जा रहा है, बिटिया पे जा रहा है, नहीं करो, नो बच्चा, ऐसे करके। तो ये भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब। तो जब 5-7 बार ऐसा हो गया तो वो उठी, बोले आ जाओ, आ जाओ, पास लाई, उसकी उंगली आगे की और एक कैंडल पे टच करवा दी, जला दिया कुछ सेकंड, हाँ, मतलब 1-1.5 सेकंड कि जस्ट कि उसको हीट क्या होता है और वो खतरा है वो समझ जाए। थोड़ी देर वो रोई और हम सब जितने स्टूडेंट रहे, कितनी निर्दयी माँ है ये, कैसे कर सकती है। बहुत समय बाद समझ में आया कि अगर वो नहीं करती तो शायद वो कैंडल अपने पे गिरा लेती, ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो कई बार ना आपको प्यार प्यार से चीज़ें समझ में नहीं आती, कभी कभी आपको थपेड़े चाहिए होते हैं जीवन में, और तब अचानक से आपको लगता है कि अच्छा ये जो मैं आँख बंद करके देख रहा था वो सपना चल रहा था, असल जीवन तो ये है। तो जब सुसाइड अटेम्प्ट, हम बोल सकते हैं ना खुल के? प्लीज बिंदास। तो जब 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट किए, उसके बाद बहुत सारे केसेस लाद दिए गए थे हमारे ऊपर। तो मेरे मॉम डैड और मैं थाने के बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि हमको बुलवाया गया था कि ये सामने वाला पक्ष तो बोल चुका है, आपको क्या बोलना है बोलो, हमको रिपोर्ट बनानी। तो वहाँ हम 3 लोग बैठे थे मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से लाया गया था, तो वो सब चीज़ें लगी हुई थी, पट्टी वट्टी। और तो ये इल्ज़ाम सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से बुलाया गया था या किसी इल्ज़ाम पे आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? नहीं, इल्ज़ाम, ओके ठीक है, अब और थोड़ा पीछे प्लीज़। तो जब हम लोगों का सेपरेशन हुआ, वो कुछ समझदार लोग होते हैं जो सेपरेशन तरीके से करते हैं। सारे दंपत्ति, सारे कपल्स इतने समझदार नहीं होते हैं। कई बार दोनों बेवकूफ़ी करते हैं और कई बार 2 में से कोई एक गलती कर लेता है। तो हुआ क्या कि जब मुझे पता चला कि मेरा सेपरेशन हो रहा है, और वो बहुत ही अब्रप्टली और सडनली हुआ था, देयर थिंग्स दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर, देयर थिंग्स दैट यू डोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू नो। तो आई वॉज नॉट रेडी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं वो ले नहीं पाया। अब इनके दिमाग में था कि भाई XYZ अमाउंट देके हम म्यूचुअल डिवोर्स करेंगे। जब मुझे ये बताया गया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो म्यूचुअल होगा, और नहीं तो ऐसे ऐसे करोगे तो वी विल टेक यू टू द कोर्ट। उस समय समझ में आया कि इमेजिनेशन पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि फिर मैंने सारा इमेजिन कर लिया कि मेरे माता पिता के साथ ये हो जाएगा, क्योंकि केस में वो सबका नाम डालने का मूड में थे। तो जब सबका नाम डलेगा तो माता पिता के साथ, एक आम आदमी के साथ और उसके परिवार के साथ क्या होता है ऐसे केस में, तो 4 लोग बदतमीज़ी करेंगे, है ना। उस समय एक ये भी रूल होता था कि पहले तो मिनिमम 30 दिन आप अंदर जाइए, उसके बाद बेल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेरे पिता बहुत फिज़िकली बहुत नाजुक व्यक्ति हैं, मतलब मैंने देखा है कि मैगज़ीन के पन्नों से उनकी उंगली कटते देखा, इतने सॉफ्ट है वो। तो मैं इमेजिन किया कि वो व्यक्ति जेल में रहेगा, और वो जेल में इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने अपने लिए कोई जीवन साथी चुना, लव मैरिज थी,
तो अब मेरे पिता, जब मेरा वक्त है कि मैं उनको सारा साजो सामान दूं, आराम दूं, बोलूं जो आपका मन करे करिए, बेटा है संभाल लेगा, उस समय अगर आप एक अच्छे बेटे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस. सेम गोज विद माई मॉम. तो मैं वो ले नहीं पाया. तो जब मैंने ये कोशिश की तब सामने वालों को ये समझ में आया कि अगर ये मर गया तो हमारे ऊपर आ जाएगा कि इसको हमने प्रेशराइज कर दिया. तो अभी ये ज़िंदगी मौत के बीच में झूल रहा है. मैं 5 दिन अस्पताल में था, जब उसमें से 3.5 दिन के लगभग डॉक्टर्स वर नॉट श्योर कि बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे. तो इनको लगा एक काम करो, इस बीच में इसके ऊपर सारे केसेस ला दो, इसलिए कि अगर ये निपट गया तो हम ये बोल पाएंगे कि हमने तो केस किया था. तो इनका केस, जो बाद में केस करता है उसका बेनिफिट गिर जाता है, और अगर ये बच गया तो फिर ये तो जाएंगे ही केस करने. तो इस तरीके जो लॉयर्स और एडवोकेट्स आपको समझाते हैं. तो वहाँ जब हम बैठे हुए थे तो मुझे ये टॉन्ट मिला था कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि सुसाइड करने गया उसमें भी फेल हो गया, शादी में फेल हो गया, स्कूल में फेल हो गया, बिजनेस में फेल हो गया, सुसाइड करने गया तो उसमें भी फेल हो गया. तो वो इतनी ज़ोर से वो थप्पड़ पड़ा था. किसने बोला था ये? उन्हीं के साइड के लोग बोले थे. नाम लेना ठीक नहीं रहता. ठीक है, मतलब ठीक है. कुछ लोगों ने माफ़ी मांग ली है, इसलिए उनका नाम नहीं लेना है. कुछ लोग अब अच्छे से बात करते हैं, संपर्क में, उनके परिवार के आधे से ज़्यादा लोग मेरे संपर्क में. तो छीटाकशी नहीं, मतलब मेरा अभी भी, मेरी मंशा या मेरा इंटेंशन किसी पे किसी की मट्टी पलीत करना नहीं है, पर आपके सवाल के जवाब में जो सच है वो बोलना पड़ेगा. सही बात है. तो वहाँ पे लगा कि यार मरने के पहले अब एक बार जवाब देना पड़ेगा कि इतने भी नाकारा नहीं भाई. तो क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द ठीक तरीके के लोग ना हों, आपकी संगत या आपका जीवन साथी सही नहीं है, तो भी आप नीचे खिंचा जाते. तो वैसा कुछ शायद हो रहा था. तो फिर 2-3 चीज़ें समझ में आई. एक कोटेशन बना जो फेवरेट बना, वो है द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस. कि जवाब मुंह से मत दो, हाथ से भी मत दो, करेंगे. तो वहाँ से फिर दिमाग में आया कि, तो एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेटे से नहीं मिलने देते थे, तो मेरी जो पहली किताब है द हिडन हिंदू, वो मैं उनके लिए लिखना शुरू किया था कि 2-4-6 महीने समझा बुझा के वापस लाऊंगा. तो आई विल टेल हिम कि बेटा जब आप मेरे साथ नहीं थे ना, तो भी आपके एब्सेंस में आपका बेटा है, आपका बेटा 6 साल के आसपास का है जी. बहुत प्यारा सा भी, आपने उनका नाम बताया नीलकंठ. मेरा बेटा जब मेरे पास से गया था तो उसी उम्र का था. तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे क्या भी थी. 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ आज भी. अच्छा जी. तो अभी आपने बोला कि परिवार में आधे से ज़्यादा लोग अच्छे संबंध हैं या बातचीत होती है, अप्रिशिएट करते हैं. जी. इस बारे में किसी ने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया, या बेटा खुद बेटे से बात भी नहीं हुई? नहीं, बेटे से बात नहीं हुई. 10 साल हो गए. और आप मेरी पहली किताब उठाएंगे तो उसके एक्नॉलेजमेंट में उनके लिए लिखा हुआ है. तो मैंने सोचा था 2-4-6 महीने में समझा बुझा के वापस लाऊंगा. तो मैं उनको बोलूँगा, यू एज अ फादर कैन अंडरस्टैंड दिस एंड एवरी अदर फादर कैन, कि जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, आपका टाइम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता चला जाता है. कि ये समकक्ष को समय देना है, ये काम को समय देना है, ये खुद को समय देना है, यू नो. और उसमें एक समय होता है कि ये मेरे बेटे या मेरी बेटी या मेरे बच्चों के साथ का वक्त है. तो मेरा वो वक्त खाली हो गया था, मेरे पास कुछ नहीं था. तो मैंने डिसाइड किया कि उनके साथ बिताने वाला जो स्लॉट है, जो वक्त है, जो कंपार्टमेंट है, वो मैं उनके एब्सेंस में भी उन्हीं के साथ बिताऊंगा. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस वन स्टोरी फॉर हिम. 2-4-6 महीने में लाने का सोच के लिखना शुरू किया था. 6 साल तक नहीं ला पाया, तो 6 साल तक लिखता रहा. वो 6 साल की मेहनत द हिडन हिंदू बन के 3 पार्ट्स में निकली और देश ने बहुत प्यार दिया. लेकिन इसमें रौनक भाई आयरनी ये है, पैथस, विडम्बना, कि जैसे एक बच्चे के लिए मैंने कहानी लिखी थी ना, उस बच्चे को मैं अभी तक सुना नहीं पाया. वो पढ़ पाए हैं कि नहीं मालूम, उनका चॉइस क्या है नहीं मालूम. आपने जानने की कोशिश की? मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है. वो अभी कैसे दिखते हैं, उनके चॉइसेस क्या हैं. अभी उनको गोल्ड मेडल मिला थोड़े समय पहले ओरेटरी स्किल्स के लिए. तो डीएनए तो करेक्ट है पर ठीक है, हर चीज़ का वक्त होता है. आपको लगता है इसका सोल्यूशन आएगा? जी आएगा समय. एंड आर यू ट्राइंग फॉर दिस और नहीं? मैं रौनक भाई, मैं दोनों तरीके से पेशेंट हूँ. मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मेरा पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, होते होते हो गया है. तो देखिए क्या है, कोई कुछ चीज़ों का ना अपना वक्त होता है जी. हर चीज़ को पुश या पुल करके जल्दी नहीं, पॉसिबल ही नहीं. तो मैं बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहा हूँ. वो एक बहुत अच्छा गाना है, उसके 4 लाइन शुरुआत के हैं कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए,
मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। तो दिल तो अभी उसी के पास है, आ जाएगा। क्या बात है, फैंटास्टिक। और आ जाएगा से आपकी किताब भी आ गई है, नागा वॉरियर्स। जी, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले। Thank you so much, आपने वो किताब मुझे दी है जी। और लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रही है, और उस किताब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे ज़रूर ख़रीदें, पढ़ें, और कैसी लगी प्लीज़ अक्षत भाई को भी ज़रूर टैग करके बताएं और हमें भी कमेंट करके बताएं। अगर ऑलरेडी लेकर पढ़ चुके हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। नागाज और अघोरीज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि ये कहानी तो फिक्शन है, पर आपने पढ़ा तो होगा उनके बारे में। नागा साधु रौनक भाई, दे आर नॉट इजीली एक्सेसिबल नॉट बिकॉज कि पहाड़ों में रहते तो चढ़ेगा कौन, एक्सेसिबल बिकॉज वो पसंद नहीं करते हैं भीड़ भाड़ या आपके मेरे आम लोगों को। मैं असली नागा साधुओं की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अब बड़ा सारा डाइल्यूजन है जो आपके हमारे हाथ में है नहीं। तो उनका मानना ये रहता है कि तो, और बैकग्राउंड पे चलते हैं कि 7th-8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, पहले आदि गुरु शंकराचार्य, उनको ये बात उस समय समझ में आ गई थी कि आने वाला समय शास्त्रों के बलबूते जीत हार का निर्णय नहीं होगा, शास्त्रों के साथ शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। अब शस्त्र कौन उठाए? उस समय जो लोग शस्त्र उठाते थे वो अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए या दूसरे की कब्जाने के लिए, मतलब किंगडम टू किंगडम फाइट हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उस समय शस्त्र उठाने वाले लोग राजा होते थे, सैनिक होते थे, लेकिन उनमें से कोई धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठा रहा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधु का सृजन किया था, मतलब क्रिएटेड दिस क्लैन कॉल्ड द नागा साधु। और वहाँ से उनका मानना है कि हम शिव की संतान हैं, हम शिव की सेना है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य को शिव का एक अवतार भी माना गया। और तब से वो लोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो गोकुल जो कृष्ण की नगरी है जी, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर अपनी सेना के साथ वहाँ हमला किया था, ये सोच के कि ज़्यादा मंदिर मतलब ज़्यादा खजाना। उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि यहाँ नागा साधु का एक जत्था सम्मेलन पे बैठा हुआ है। और अपने चोर वर्ड जानबूझ के इसके डाकू भी बोल सकते थे। डाकू फिर भी थोड़ा सम्मानित हो गया है, क्योंकि फिर डाकू में कहीं कहीं रॉबिन हुड भी हैं। चोर, हाँ, मतलब कई लोग बोलते हैं शासक, मैं अपने आप को उनकी प्रजा नहीं मान सकता, तो मेरे लिए चोर। क्या बात है। तो अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर। जी, आप 2 बार और बोल सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो वहाँ पे जो हुआ था, तो वो नागा साधुओं का जो जत्था था, वो जिस तरीके से इन लोग के हवा टाइट किए थे, जिस भयंकर तरीके से वो युद्ध हुआ था, उसको बीच में रखते हुए जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग, उस पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, बहुत कम है। तो मुझे जगह मिल गई फिक्शनलाइज करने की, कि जब आप इमेजिन करते हैं कि यार 3,000 लोग 30,000 लोग से कैसे लड़े होंगे, वो भी ऐसे लोग जो ढाल और तलवार लेके नहीं खड़े या युद्ध की तैयारी से नहीं आए, तो सम्मेलन करना है। तो युद्ध हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा कि जिसमें उन लोगों की हालत ख़राब कर दी गई थी सामने वालों की। तो उसको फिक्शनलाइज करके, मेरा मानना है कि आज की के जेनजीज मार्वल और डीसी देखने वाले लोग हैं, और उन लोगों को आपको कुछ अच्छी चीज़ भी सिखानी है ना, तो थ्रू एंटरटेनमेंट ही सिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को हिस्ट्री का भी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट का क्वोशंट कम रहा है। तो मैं जो भी अपने बलबूते, अपनी सीमित समझ में, चाहे वो द हिडन हिंदू हो, चाहे वो नागा वॉरियर्स, चाहे आने वाली किताबें हों, मैं उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ें बहुत अच्छी बात है, जो ना पढ़ें, इसीलिए मेरी ज़्यादातर कहानियों पे फिल्में बन रही हैं। तो आप सीख लो, हंसते बोलते ही सीख लो, मस्ती में सीख लो, तो ऐसा। बट इनके अराउंड बहुत सारी मिस्ट्री है, और जी। उसको लेकर कोई आपका एक्सपीरियंस या कोई और ऐसी कहानी जो किताब के इतर हो? जी, मैंने कवर नहीं किया है। सेकंड पार्ट में कुछ और चीज़ें रोक के रखी हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो ये किताब 2 पार्ट में है। सेकंड पार्ट रिलीज़ होगी नवंबर-दिसंबर में इसी साल। मुझे इस बात से बहुत परेशानी है कि मेरे रीडर्स या व्यूअर्स इस चीज़ का बहुत लंबे वक्त तक इंतज़ार करें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं जल्दी जल्दी निकालता हूँ, वेट नहीं कराता हूँ। नागा साधु, अब फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, नागा साधु में रहा भाई एक से एक पावर्स होते थे। मतलब वो अपने आप को इतना वो कर लेते थे कि वो सिद्ध कर लेते थे चीज़ों को। तो जैसे हमारे में ना कि भाई भगवान का एक फुल फॉर्म है ना। तो भूमि, गगन, वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर, तो जो इन 5 चीज़ों को सिद्ध कर ले वो भगवान कहलाता है। तो नागा साधु सारा कुछ सिद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन वो और इसके अलावा बड़ी सारी सिद्धियाँ हैं।
तो वो अलग अलग चीज़ों पे मेडिटेट करके और उसका विद्या लेके चीज़ों को सिद्ध करना सीख गए थे। जैसे एक नरसिम्हा नाम का एक नागा साधु होता था, वो लड़ने आता था तो वो अकेला चल के आता था, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं उसके साथ। वो कई 100 लोगों से लड़ने आता था और जीत जाता था, क्योंकि वो पूरे भूत प्रेतों को सिद्ध करना सीख गया था। तो उसके इर्द गिर्द इतने सारे भूत प्रेत चलते थे जो आपको दिखते नहीं थे। तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हवा मैं अपने मन से हूँ फिक्शन राइटर, लेकिन ये सब फिक्शनलाइज नहीं कर रहा हूँ। फिर एक पूरा समुदाय था नागा साधु का जो पेड़ पौधों से संवाद कर पाता था। अच्छा। हाँ, एक कॉमिक्स होती थी, आई थिंक राज कॉमिक्स या तुलसी कॉमिक्स होती थी, उसमें एक किरदार था, मैं नाम भूल रहा हूँ किरदार का, जिसके बोलने पे शायद भेड़िया या कोबी कोई तो था, जिसके बोलने पे जंगल और पेड़ सब ब्रांचेस मूव होते थे। आपने वो फिल्म देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें सेकेंड या थर्ड पार्ट में जो हुआ है वो हमारे उसमें लिखा हुआ है कि पहले, आज भी हम बोलते हैं ना कि 5 बजे के बाद पौधों को मत टच करो, वो सो जाते हैं। तो आपको किसने बताया कि 5 बजे पौधे सो जाते हैं? शायद पौधों नहीं बताया होगा आपको। तो एक समय था जब आप संवाद कर पाते थे जानवरों से। एक और पूरा क्लैन रहा है नागा साधुओं का जो पक्षियों से संवाद कर पाता था। तो वो पक्षियों से ही सब कुछ, आज जो हम लोग फिल्मों में, पुरानी फिल्म में देखते हैं ना, कबूतर के पैर में या चील के पैर में बांध के, तो उस चील को या कबूतर को मालूम है कहाँ जाना है, दूसरी तरफ कहाँ पहुँचना है। ये पहले संवाद, वो ये बहुत लेट में हुआ है, कबूतर जा जा जा, जा पहले से ही रहे कबूतर, जा पहले से ही रहे कबूतर, पहले कहाँ जाना है वो भी पता है, उनको बता के भेजा जाता था कि जाओ। तो इस तरीके की बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सम्मोहन की शक्ति नागा साधुओं में बड़ी कमाल की रही है बहुत लंबे वक्त से। तो इस और तरीके आप इन सारी चीज़ों में बिलीव भी करते हैं? जी जी, मेरा बहुत, आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑन ऑल दीज थिंग्स। और वो इसलिए नहीं क्योंकि अरे प्रणाम मैं हिंदू, तो मेरे को तो, मैं तो मानूंगा ही मानूंगा बिना लॉजिक के। जैसे भी बोलते बोलते बात निकली ना कि भगवान का फुल फॉर्म ये होता है, तो इस पर कोई दो राय नहीं कि हम लॉजिकल लोग रहे हैं। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने समय तक जली उस समय, तो मुझे लगता है कि वो भारत देश का या हिंदुओं का नुकसान नहीं है, वो पूरे विश्व का आज तक का किया हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। तो अब हमारे पास ना उसके जले और उड़ गए हुए पन्ने बच गए हैं, जिसमें आधे आधे लाइंस लिखे हुए हैं जो हमको ये बताते कि ऐसा करो, लेकिन वो जो आधा जल गया ना, वो था कि क्यों करो। तो वो लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इज लॉस्ट। बट वही बात है ना, अभी जैसे आपने वोट दिया था, हाँ जी, तो आपके उंगली में अभी एक निशान है ना, महीने भर बाद, 1.5 महीने भर बाद वो निशान नहीं रहेगा। पर जब वो निशान मिट जाएगा ना, तो भी द फैक्ट विल रिमेन कि आपने वोट दिया था। तो हमारी बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और वाई वी डिड व्हाट वी डिड के वो निशान मिट गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब चीज़ इलॉजिकल। तो हाँ, मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ, मैं इस तरीके की शक्तियों को मानता हूँ। और डेस्टिनी पे भी मानते हो आप? जी, डेस्टिनी पे मानता नहीं था, लेकिन बहुत समय बाद अभी 1-2 बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या हो गए मेरे साथ। तो मैं अपना हाथ, अपना माथा, और ये मैं अभी 1-2 जगह बताया हूँ लोगों को कि मैं अपना हाथ, अपना माथा दिखाना पसंद नहीं करता। मेरा मानना है कि डेस्टिनी है तो जो लिखा है वो होगा। आप सोचिए कि अगर आज की डेट में मेरे को पता चल जाए कि मैं 3 महीने बाद मैं जा रहा हूँ मेरे राम से मिलने, है ना, तो फिर मैं अभी 3 महीने बुक का प्रमोशन नहीं करूँगा, मैं अपना कर्म करना छोड़ दूंगा ना, क्योंकि मुझे बता दिया जाएगा कि अरे 3 महीने, तो मैं सोचूंगा कि अपने लोगों के साथ समय बिता लो, अब तो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए ये जान लेना कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और डेस्टिनी में मैं इसलिए मानने लग गया, पहले डेस्टिनी तो मैं मानता ही था, लेकिन ये सब चीज़ों पे मेरा विश्वास तब बढ़ा, अभी मैं किसी के घर पे डिनर पे इनवाइटेड था। अब मुझे लगा था कि वो परिवार और मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला रखा था। अब जब आप वहाँ हैं तो आपको सबको अटेंड करना है, तो मैं सबको अटेंड कर रहा था। उसमें कोई पंडित जी थे और डिनर टेबल पे वो बिल्कुल अक्रॉस द टेबल मेरे सामने बैठे थे और बोले मैं अक्षत जी के बारे में बताऊँगा। मैं बोला बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। लेकिन बाकी सब लोगों को मज़ा आ रहा था, बोले बताइए बताइए, तो हम बीच में फंस गए थे। तो जब वो बोलना चालू किया तो आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड कि अब कुछ तो भी देंगे, वही सब कि ये आदमी मेहनत बहुत करता है, जेनेरिक। हाँ, लेकिन इसको उसका फल नहीं मिलता। हर आदमी को यही लगता है कि हाँ यार मैं मेहनत बहुत करता हूँ। ऐसे ना न्यूज़पेपर में भी हॉरोस्कोप में आता है, हाँ। जो मकर में है वो 2 दिन बाद मीन में आ जाएगा, जो मीन का होता है वो 3 दिन बाद वृश्चिक का आ जाएगा। हाँ। तो वही होता है, वो मोर और लेस सेट है, हाँ। तो चेंज करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें। हाँ, गर्मी से लू लग सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। हाँ। यही तो वृश्चिक का था 3 दिन पहले।
होता है। पर उन्होंने कुछ बताया इंटरेस्टिंग फिर? हाँ, तो मैं बिल्कुल अनइंटरेस्टेड सुनना पड़ रहा था, तो मैं सुन रहा था। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आपके कुछ पहले जन्म हो चुके हैं इंसानी, और भी हुए हैं, लेकिन इंसानी भी एक से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें से एक जन्म में आप ब्राह्मण योनि में पैदा हुए थे, और आपको जब मारा गया था तो आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, काट दिया गया था आपको। आपका आधा शरीर उन लोग को कभी नहीं मिला, आपके परिजनों को। अरे बाप रे। और आपके बच्चा जो आधा शरीर उनका आपका मिला था, उसको डाल के उन्होंने आपका अंतिम संस्कार कर दिया। नाउ दिस मैन, इनको कुछ नहीं मालूम है कि मैं इस जन्म में कौन हूँ। मतलब ये मालूम है कि अक्षत गुप्ता है, इंटरनेट और पर ये दिखता है, पिछले ही किताबें जन्म का लिखता है। बताया उन्होंने, एग्जैक्ट पिछले जन्म? नहीं, एग्जैक्ट पिछले जन्म नहीं, उन्होंने ये पहले का स्पेसिफाई बताया। नहीं किया। अच्छा, ठीक है। उन्होंने आपके एक जन्म में ऐसा हुआ है, और मैं पूछना नहीं चाह रहा था, तो मैंने ये पूछा ही नहीं कि आप पिछले जन्म की बात कर रहे हो और पुराने की बात हाँ कर रहे हाँ। हो। अब उनको ये नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन है, क्योंकि मैंने बोला नहीं कभी, सच में उनको नहीं मालूम। अब इसका बैक स्टोरी सुनिए। ये तो इन्होंने बता दिया मेरा मुंह देख के, तो आप बोलेंगे ना, हाँ तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे। रौनक भाई, मेरी इस जीवन का ये सत्य है कि मेरे माता पिता लव मैरिड हैं। मेरा सरनेम गुप्ता है, तो पिता का तो वही रहा है। मेरी माँ उच्च कोटि ब्राह्मण है, उनकी लव मैरिज है, और बचपन से मजाक में मेरे को घर में भी बोला गया है, सब लोगों ने बोला कि तू आधा ब्राह्मण है, तू आधा ब्राह्मण है। और जब इतनी समझ नहीं आई थी कि ये सब कम, आप एक एज में होते हैं ना, यंग होते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मेरे को तंग मत करो, मैं श्राप दूंगा दोनों पैर तोड़ने का, आधा ब्राह्मण हूँ, एक तो टूट ही जाएगा तुम्हारा। और अब ये अनजान आदमी मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारे आधे शरीर का अंत्येष्टि हुआ था और तुम ब्राह्मण थे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो लगेगा कि फिर ये इत्तेफाक नहीं लगता जो बंदा बोल रहा है, फिर लगता है कि अरे यार, मैं सच में मैं आधा ब्राह्मण हूँ, मेरे आधे शरीर का वो हुआ था। एक और ऐसे ही मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने एक जन्म में महिला थे, और घर से अस्पताल के रास्ते में तुम्हारा देहांत हो गया था। नॉर्मल बात है, कईयों का होता है, आज भी होता है। मुझे ना पुलिस के सायरन से, फायर ब्रिगेड के सायरन से कभी मुझे घबराहट नहीं होती। मुझे बचपन से एम्बुलेंस के सायरन से एक फोबिया बड़ा वर्ड है, लेकिन मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। थोड़ी देर मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं जो सोच रहा था, मैं जो बोल रहा था, मेरा सब लिंक टूट जाता है। ये आई हैव नेवर स्पोकन टू एनीबडी, नॉट इवन माई पेरेंट्स। मतलब मेरे पेरेंट्स ये सब, अब इस बार के जो सीरीज ऑफ पॉडकास्ट चल रहे हैं उसमें उनको पता चलेगा कि ऐसा है। और एक अनजान आदमी आ रहा है, मैंने अपने आप से बात नहीं की कि क्यों होता है, और वो बोल रहा है कि आप घर से अस्पताल के रास्ते में आपका देहांत हो। तो देन यू आर कंपेल्ड टू बिलीव कि भाई डेस्टिनी नहीं होती तो मेरी जो हालत हो गई थी 2014 में, उसके बाद आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो आप अकेले अपने बलबूते अपनी मेहनत से नहीं पहुँच सकते। ये बोलना बड़ा आसान है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि एनीबडी एंड एवरीबडी हु सेज कि मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ अपने दम पे पहुँचा हूँ, या द क्रेडिट गोज टू मी एंड ओनली मी, वो झूठ बोल रहा है। आपके और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो कहीं भी पहुँचे हैं इसलिए क्योंकि हम बहुतों के कंधे पे सवार हैं। हमारे मेंटर्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे जीवन साथी हमको वो करने की छूट देते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है जी। तो डेस्टिनी तो है। चप्पल आपने निकाला, ऐसे कंफर्टेबली बैठना पसंद करते हैं आप जनरली? जी, मुझे ठीक बंद लगता है। अच्छा है, चप्पल निकाल के कोई बैठता है तो मुझे ये कंफर्म होता है कि वो आदमी अभी जल्दी भागेगा नहीं। इसका एक और मतलब हो सकता है। वो मैं नहीं, ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ ना मैं। नहीं बिल्कुल। तो मैं वो मतलब नहीं निकालूंगा। परफेक्ट जी। आपने अपनी किताब में 7 चिरंजीवियों के बारे में लिखा है, और हनुमान जी के बारे में जो मान्यताएं हैं वो कितनी सही हैं, क्या वो अभी भी जीवित हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी रीडिंग क्या कहती है इस बारे में? 7 चिरंजीव, देखिए एक शब्द है माइथोलॉजी, है ना, तो इस शब्द से अग्री करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। सो माइथोलॉजी है या देश का इतिहास है, या क्या बोलेंगे उसको? राइट वर्ड क्या है उसके लिए? मेरे लिए तो सत्यालॉजी। सत्यालॉजी, ओके जी। अगर आप इसको मिथ्या मानेंगे, मिथ और मिथ्या से माइथोलॉजी शब्द बना है, और मिथ्या मतलब ही कल्पना है, कहानी है, और सत्यता उसमें जीरो हो जाती है। ठीक है। तो अगर मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। तो अगर मैं प्राउडली ये कह रहा हूँ कि प्रणाम मैं हिंदू हूँ, तो फिर मैं अपने पूर्वजों की गाथाओं पे
की सत्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, है ना। आपने कभी सुना है इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैनिज्म माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी? नहीं सुना, नहीं सुना। सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है हम लोगों ने। तो क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जब पुराण बहुत पुराना हो जाता है ना, तो उसको हम मिथ्या मानने लग जाते हैं। व्हेन हिस्ट्री बिकम्स हिस्ट्री, यू स्टार्ट कॉलिंग इट माइथोलॉजी, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो अभी हम बोल रहे थे कि आपके उंगली से अगर वोटिंग का निशान हट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वोट नहीं दिया था, वोट तो दिया था। मतलब वो बोलते हैं ना, खुदा गवाह है जी कि हम तो आपके पहले से भी थे और आपके बाद भी रहेंगे, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। करेक्ट। तो जी मैं इसको बिल्कुल सत्यलॉजी मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो विद टाइम हम लोगों को इस तरीके से चैनलाइज कर दिया गया है और सिस्टमेटिकली चेंज करने के लिए इतनी मेहनत की गई है कि आप देखिए ना कि मेरा ऐसा मानना है कि जब पहली बार यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री से लोग आए होंगे तो उन्होंने यहाँ पे देखा होगा कि गुरुकुल में बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं और उसके बाद अर्थात के बाद उसका मतलब भी बोल रहे हैं। लिखना तो आता ही है। तो उन्होंने कंपेयर किया होगा खुद के बच्चों ऑफ द सेम एज, तो उनको समझ में आया होगा कि यार वो लोग तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सीख रहे हैं। उसी उम्र का यहाँ का बच्चा तो पता नहीं क्या कर ले रहा है। तो अब आप दो ही तरीके से अपनी लाइन बढ़ा सकते हैं, या आप अपनी लाइन मेहनत करके लंबी खींच लीजिए या सामने वाले की या छोटी कर दीजिए। तो फिर हमको धीरे धीरे समझाना शुरू किया गया होगा कि भाई मॉडर्न मतलब हम, तुम लोग नालायक हो। कुछ लोगों को वो बात, नालायकों को बात समझ में भी आ गई कि हाँ हम नालायक हैं। तो फिर ये जो पद्धति चली ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश आना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड प्रूव योर सेल्फ। उस पर कोई दो मत नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। पर रौनक भाई ये कहाँ लिखा है कि आपको ABCD सीखने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ही सीखना है? ये सिस्टमेटिकली ये सिखाते सिखाते आपको जी फॉर गॉड सिखा गए। आज भी मैं भी छींकूंगा तो आपके मुंह से निकले गॉड ब्लेस यू। तो अगर आपको ABCD सिखाना है वहाँ खड़ा करने के लिए, तो आप ए फॉर अग्नि सिखाइए, ए फॉर अम्बा, अंबिका, अम्बालिका सिखाइए। मुस्लिम है तो ए फॉर अल्लाह सिखाइए। आप कोई भी धर्म मानते हैं तो बी फॉर बिलीव सिखाइए। आप कोई भी कल्चर मानते हैं तो सी फॉर कल्चर सिखाइए। डी फॉर धर्म हो सकता है, डी फॉर डॉग तो सीख ही जाएगा मेरा बच्चा। और ये क्यों हो रहा है कि नहीं, बच्चों को दिखता है ना, वो एप्पल दिखा के समझा, मेरे बच्चे को नहीं देख के सीखना है, उसको उससे बेहतर आता था पहले भी। इसीलिए आज की डेट में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हर जगह हम शीर्ष नेतृत्व पे बैठ जाते हैं जाके, गूगल हो, फेसबुक हो, ये हो वो। क्यों? हम हैं लायक उसके, कैसे आप इनकार करेंगे? तो प्रूवन है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वैसे ही सिखाते सिखाते आप ई फॉर एलिफेंट सिखाना है ना आपको, ई फॉर एक दंत सिखा दीजिए ना बच्चे को। तो बच्चा पूछेगा एक दंत मतलब, तो आप गणेश जी की कहानी सुना देना, उसको याद हो जाएगी। एफ फॉर फैन सिखा रहे हो आप, मेरे बच्चे को फैन बनाना है, वो इंजीनियरिंग क्लास में जाएगा तो फैन सीख जाएगा ना, अगर बनाना भी है तो। आप एफ फॉर फेथ सिखाइए उसको। जी फॉर गॉड सिखाना है, आपका गॉड जीसस नहीं है जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक तो जी फॉर गणेश सिखाइए। आप सिख हैं तो जी फॉर गुरु नानक सिखाइए। तो ऐसे तो पूरा है। एस फॉर स्नेक सिखाना है तो एस फॉर शेषनाग सिखाइए। तो फिर बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 4 युग जब खत्म होता है ना बेटा, तो उसके बाद जब प्रलय आता है, जो शिव लाते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो चीज़ें बच जाती हैं, जो चीज़ शेष रह जाती हैं, उसमें एक स्नेक होता है। उसको हमारे कल्चर में शेषनाग कहते हैं। तो आपके कल्चर के बारे में वहीं से तो सीखेगा। आप क्या सिखा रहे हैं उसको कल्चर? तो खैर वो मेरा दूसरा साइड है। कमिंग बैक टू हनुमान जी, सॉरी प्लीज प्लीज। तो मैं थोड़ा विषयांतर हो गया, मैं भटक गया अपने इमोशंस में। नहीं, ये भूमिका चावला, सॉरी, भूमिका बांधना भी ज़रूरी है। जी, तो हनुमान जी, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि हनुमान जी रहे हैं। और मेरा जो इस पर तर्क वितर्क है वो ये है कि आज आप जो शेर देखते हैं उसके पूर्वज कौन थे? सेबर टूथ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं अब कि फॉसिल्स मिला है सेबर टूथ का, उसके दांत इतने लंबे होते थे, वो आज के शेर से 3 गुना बड़ा होता था। आज जो आप हाथी देखते हैं, उसका जो उसके पूर्वजों का जो फॉसिल मिला है उसको मेहमत कहते हैं, वो आज के हाथी से 3 गुना बड़ा था। तो अगर मैं आज से कई हज़ार साल पहले के हाथी का फॉसिल ढूंढ पाया हूँ, तो उसके भी तो कई हज़ार साल पहले हाथी रहे होंगे। तो मैं तो ये बता पा रहा हूँ कि मेहमत था, लेकिन आप मेरे को कैसे प्रूव करेंगे कि मेहमत का पूर्वज ऐरावत नहीं था, जिसपे इंद्र
वो करते थे, फिर आपको शांत होना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप हनुमान पे आते हैं तो ये जो शब्द है वानर, उसका संधि विच्छेद है कि वो नर जो वन में रहते थे, ओके। है ना, वन में रहने वाले नर को वानर बोलते थे। तो आप देख लीजिए इतिहास उठा के हमारा कि राम लक्ष्मण पहली बार हनुमान जी से कहाँ मिले थे? जंगल में मिले थे। हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास लेके गए थे तो कहाँ गए थे? गुफा के अंदर गए थे। ठीक है, आपका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, ये आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि आपके पूर्वज बंदर हैं। ठीक है, लेकिन क्या आज इन प्रेजेंट बंदर में सिर्फ एक ही प्रजाति है क्या? बहुत सारे हैं ना। करेक्ट। किसी का मुंह अलग है, किसी का शरीर अलग है, कोई कैसे बिहेव करता है, कोई कैसे बिहेव करता है। तो ये एक एडवांस्ड क्लैन था। जब आपकी शुरुआती जो हनुमान चालीसा में लाइन में एक शब्द आता है कपि तिहु लोक उजागर, तो कपि नाम था इस क्लैन का, जो कि जिसके एक वो हनुमान थे जी। तो इसमें तो कोई दो राय मेरे को लगता ही नहीं कि हनुमान जी थे। और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, राम और कृष्ण दोनों से मिले हैं। तो 7 चिरंजीवियों के नाम कईयों को नहीं पता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। प्लीज़। एक हनुमान जी हैं, एक अश्वत्थामा है, एक परशुराम है, एक कृपाचार्य हैं जो कि अश्वत्थामा के मामा थे, फिर एक राजा बलि हैं जिनके लिए विष्णु जी को वामन अवतार लेना पड़ा था। ये राजा बलि का परिवार विष्णु जी को बहुत बार वेलकम किया है अर्थ में। 3 बार विष्णु जी के 3 अलग अलग अवतार तो सिर्फ इसी असुर के पूर्वजों की वजह से रहे। तो वामन अवतार हैं। उसके बाद आप आ जाइए विभीषण जो रावण के भाई थे, और वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है। अब ये भी आयरॉनिकल है कि हम लोग विभीषण को ट्रोल करते रहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। वो तो अपने भाई और अपने लंका और अपने असुरों के क्लैन से लड़के आपका और मेरा साथ दिया था। हमारे भगवान को बताया था नाभि में मारी, नाभि में है, तो इसीलिए ट्रोल हो रहा ना भाई। तो नहीं, तो लंका वाले बोले ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हमको तो भाई आपके भगवानों ने जिसको क्या बोलते हैं चिरंजीवी का वरदान दे दिया, आप उसको ट्रोल कर लेते हैं। ये रॉन्ग है, हम नहीं खेलेंगे, फाउल है ये। तो ये हैं। अब अश्वत्थामा एकलौते श्रापित हैं, बाकी 6 लोगों को वरदान मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अश्वत्थामा खुद भी शिव के अवतार है। तो इनका सर्च हुआ है कभी? इनको ढूंढने की कोशिश हुई है? किसने किया है? क्या कुछ मिला है? क्या कुछ पाया है? कई ऐसी वीडियोस आती हैं बड़ी, जिसमें कहा जाता है कि ये देखो यहाँ पे शायद दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, या फिर अश्वत्थामा जी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि उनको लेकर भी लोग कहते हैं, मान्यताएं हैं कि वहाँ देखे गए या वहाँ से कुछ स्टोरी आई। तो इस पे क्या विचार है आपका? क्या मिस्ट्री है ये, या कभी कोई सबूत? क्योंकि सब लोग मांगते हैं, सबूत मांगते हैं भाई। बहुत मतलब पहले तो बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को ढूंढने की कोशिश की है, लंबी फहरिस्त है लोगों की, लेकिन उस फहरिस्त का जो आखिरी सिरा है, आखिरी आदमी जो है वो आपके सामने बैठा है। तो आपने हनुमान जी को ढूंढने की कोशिश? नहीं, मैं द हिडन हिंदू में मैंने 7 चिरंजीवी, मैंने एक किरदार बनाया जिसका नाम ओम शास्त्री है। ओके। और वो बोल रहा है कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है, और मैं ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को। अब तक मैं छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, अब बाहर आया उन लोगों को ढूंढने में। मैं 4 युग जी चुका हूँ। मैं सतयुग से भारत देवभूमि भारत में हूँ, अब पकड़ में आया हूँ। मैं राम से भी मिला हूँ, कृष्ण से भी, लेकिन आई एम नन ऑफ दोज 7 इमॉर्टल्स। तो उस कहानी के माध्यम से क्या मालूम ये चिरंजीवी में से कोई मेरी किताब पढ़े और बोले तुमको बहुत शौक है, मैं आता हूँ मिलने तुमसे। तो हम इंतज़ार में हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अश्वत्थामा की कहानियाँ मध्य प्रदेश में चल रही हैं, हमेशा से चलती आई हैं। ऐसे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हो चुकी होती है। तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कैसे करके निकलता है, ये अश्वत्थामा से जुड़ी अश्वत्थामा से रिलेटेड है ये कहानी। फिर बस्तर में कृष्ण जी का एक मंदिर है, उसको मैं गया था बचपन में अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तो उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि एक समय है शाम का जब किवाड़ बंद हो जाता है, उस मंदिर मतलब जो गर्भगृह है उसके अंदर एक बेड लगता है, और उस बेड को मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो बेड को पंडित जी, जैसे हमारे होटलों के हाउस कीपर होते हैं ना, कि जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, करेक्ट, तो वो उस बेड को उतना बिल्कुल टाइट नीट एंड क्लीन करके और अपना पूजा पाठ शाम को 6:30-7 बजे करके मंदिर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। और हर रोज़ निरंतर 365 दिन जब उस मंदिर को सुबह खोला जाता है और अंदर जाते हैं ना, पूरा बिस्तर बिखरा होता है।
तो माना जाता है कि कृष्ण वहाँ आराम करने आते हैं, वो कृष्ण की शैया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो और बहुत सारी हैं। हनुमान जी, अभी जैसे मैंने एक जगह पे बताया था कि मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई है जिसका नाम अंबिकापुर है, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। बहुत प्यारे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपस में लड़के ख़त्म कर लेते हैं, कोई बात बड़ी बनती नहीं है। वहाँ से फिर रायपुर, इंदौर, मुंबई देख के अब वो लोग और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो उससे 20 किलोमीटर दूर एक और गांव है जिसका नाम है लमगांव। लमगांव। वहाँ पे बहुत सालों पहले एक किसान को सपना आया, और लगातार 2-4-5 दिन तक सपना आया। हनुमान जी बोले मैं पेड़ के अंदर फंस गया हूँ, एक पेड़ में फंसा हुआ हूँ, निकालो मेरे को। मैं एक दिन सपने को इग्नोर किया, दूसरे दिन किया, 3-4-5 दिन जब ऐसा हो गया तो गया कुल्हाड़ी खरीदने। तो दुकान, छोटा सा गांव, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो दुकान वाले ने बोला कि तू किसान है, तू कुल्हाड़ी क्यों खरीद रहा है? बोले वो एक पेड़ काटने जाना है। पेड़ काटने जाना? तू क्यों पेड़ काटने जाएगा? तो बोले यार मेरे को ऐसे, बता दिया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे सपना आता है, हनुमान जी मेरे को जंगल के अंदर पूरा रास्ता बताया, वो एक पेड़ है, मेरे को उसको काटना है उसके अंदर। तो गांव वाले मजाक उड़ाने लगे कि पगला गया है, सठिया गया ये। तो बोले चल हम भी चलते, चल, फुर्सती तो बहुत होता है। तो कुछ लोग गए, और फिर जब उस पेड़ को काटा गया तो उसको पता था कि इस हाइट के ऊपर से काटना है, इसके नीचे काटूंगा तो हनुमान जी को चोट लग जाएगी। अच्छा। हाँ। तो जब वो पेड़ काटा गया तो उसके अंदर सच में हनुमान जी की मूर्ति निकली, जो अभी तक बढ़ रही है। वो छोटी सी मूर्ति निकली थी, उसका साइज हर कुछ साल में कुछ इंच बढ़ता है। ये फैक्ट है। आप जाइए लमगांव, आप देखिए, आप मिलिए पंडित से, वो अब इतना बड़ा होने वाला है कि बहुत जल्दी, कुछ सालों के अंदर, उसकी छत तोड़ के नया छत बनाना पड़ेगा। तो लोग होते हैं ऐसे टाइम में भी कि वो हनुमान जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, या अश्वत्थामा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, या इन 7 चिरंजीवियों में से किसी से मिलने निकल पड़े हैं। और अगर निकले भी हैं तो क्या उनका डेटा है, तो कहाँ से शुरू करते हैं, क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? क्या पहाड़ पे जाते हैं, किसी जंगल में जाते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है कि भाई यहाँ से शुरुआत करो? इसके बारे में कहीं कुछ लिखा गया है क्या? आपने रामायण महाभारत देखी है टीवी में, बचपन में? हाँ जी, हाँ जी। हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। पहले जो होता था वो तो टेलीपोर्ट होते थे ना। हाँ हाँ। तो आप बैठे हैं, आप एक जगह प्रकट हो तपस्या, जाते हैं। हाँ, तो आप कहीं नहीं जा रहे, आप एक ही जगह हैं। वो आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी श्रद्धा भक्ति में, श्रद्धा मतलब श्रद्धा, हाँ जी। क्या नाम है, कपूर नहीं, हाँ हाँ हाँ। है ना, वो हम कपूर लगा के श्रद्धा करते हैं। तो आपकी श्रद्धा भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अब हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली इतने एक्सपोज हो गए हैं और इतने डाइल्यूट हो गए हैं कि ऐसा माना जाता है कि अब वी कांट रीच देम, अब हमारी पहुंच ही नहीं है वहाँ तक। पर एक बात ये भी कही जाती है ना अक्षत भैया कि अगर आपको उन्हें ढूंढना है तो वो ऐसी जगह पर नहीं आएंगे कि भैया हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहीं आ जाएं, या हमको सिग्नल पे मिल जाएं। जनरली ये मान्यता होती है कि वो कहीं पहाड़ पे मिलेंगे, या किसी ऐसे टेरेन में मिलेंगे जो बाकी लोगों के एक्सेस से बहुत दूर है, और तभी वो वहाँ पर आपको दर्शन भी देंगे। और वो आपकी परीक्षा भी होती है कि भैया थोड़ी मेहनत करो, मुझ तक पहुँचो, तब मैं करूँगा। और ऐसे ही महाअवतार बाबा जी के लिए भी कहा जाता है कि उनको ढूंढने के लिए बहुत लोग निकले, कि शायद हिमालय में जाएंगे और कोई ऐसा पॉइंट है वहाँ पर उनसे मिलेंगे, या वहाँ कई सारे संत हैं जो बैठे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो आपका थियरी है कि भाई आपको बुलाइए, आप उनको, आपको अपने आप को ऐसा करिए कि वो प्रकट हों, आप मत ढूंढने जाइए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और एक इमेजिनेशन देता हूँ, ठीक है? ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ मुझे किसी ने सुनाई थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा साझा कर देते हैं। नाम नहीं लूँगा कि किसके पूर्वजों की कहानी है, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी हैं और नामी है। अच्छा। तो एक बहुत गरीब परिवार था और वो लोग हिंदू नहीं हैं। अब वो आप सोचें और कमेंट बॉक्स में लोग बताएं कि किसकी बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दरिद्रता थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो वो परेशान थी, उस घर की फीमेल, छोटा परिवार था, 2-3-4 लोगों का। तो उनके पास में कोई हिंदू परिवार रहता था, तो पड़ोसन फ्रेंड्स। तो उसने बोला कि हमारे में तो सब भगवानों को अलग अलग पदवी दी गई है, तो हमको पैसों की ज़रूरत होती है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी आती है, फिर आशीर्वाद दे के जाती है, फिर बहुत पैसे आते हैं। तो उसको वो बात समझ में आ गई। तो बोले बताइए कैसे करते हैं पूजा। तो उन्होंने पूरा विधि विधान बता दिया, साथ में उन्होंने मंत्र बता दिया, ये पूजा करना शुरू कर दी। ये 3-4 पीढ़ी पहले की बात कर रहा हूँ मैं,
है ना, मतलब वो त्रेता युग और द्वापर युग की बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। तो वो खूब पूजा पाठ की, बहुत कई महीनों सालों तक वो लगी रही, और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में, बहुत ज़्यादा गरीब लोग, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में लक्ष्मी जी सही में आ गई और बोली कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मतलब तो इस कलयुग में ऐसी भक्ति तो मैंने नहीं देखी थी, तो मैं आ गई, मांगो क्या मांगती हो। तो उसने बोला, उसको एक बैक स्टोरी, लक्ष्मी जी की बैक स्टोरी नहीं पता थी, तो उसने बोला अब जो आप आ गई ना, अब आप बस यहीं विराजे रहिएगा, आज अब इस परिवार, इस घर, इस झोपड़ी से जाना नहीं कहीं। अच्छा। तो लक्ष्मी जी ने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं भाई, जाना पड़ेगा। हाँ। विष्णु जी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक क्लॉज है, जो उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मुझे गिफ्ट दिया है, तो गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक क्लॉज है कि आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना चाहें धन धान्य दे सकती हैं, लेकिन मैं जब चाहूँ वापस ले लूँगा। तो जब ये बात बैकुंठ धाम में पहुंची तो सरस्वती जी को पता चली, सरस्वती जी बोले हमको भी गिफ्ट चाहिए। वो भी आई, विष्णु जी बोला ये फाउल है, आपने उनको गिफ्ट दिया, मेरे को भी चाहिए। तो बोले हाँ ये तो हो गया गड़बड़, बताइए क्या चाहिए। बोले जो भी चाहिए लक्ष्मी जी से बेहतर चाहिए। तब विष्णु जी ने बोला था ठीक है, आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना ज्ञान चाहें, आप ज्ञान की देवी हैं, जितना ज्ञान चाहें दे दीजिए, आपके गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज नहीं है, उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता। तो इसीलिए ज्ञान जब आता है तो हमेशा रहता है, लक्ष्मी जी आती जाती रहती है। तो लक्ष्मी जी ने उस महिला को बोला कि नहीं बेटा ये तो नहीं हो सकता है, आई हूँ तो जाना तो पड़ेगा, कुछ और मांग ले यार। तो थोड़ी देर वो लेडी सोची और बोली ठीक है मैं आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहती हूँ अपने हाथों से, जब तक मैं पानी ला के अपने हाथों से आपको ना पिलाऊं तब तक आप नहीं जाएंगे। तो बोली ठीक है। बोली मैं आती हूँ कुएं से पानी लेके। वो कुएं में जाके कूद गई, वो कभी लौटी ही नहीं, लक्ष्मी जी फंस गई। तो उस परिवार के लिए आज भी माना जाता है कि वो कितना बांट लें, कितना दे दें, कितने बड़े बड़े डील्स और प्रोजेक्ट्स छोड़ दें, उनके पास से समृद्धि ख़त्म नहीं हो सकती, नहीं होती है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ ठहर गई। तो ये तो कहानी जो आप बोल रहे हैं ना कि हाँ। आती हैं कि हमको जाना होता है, तो ये फैमिली अभी भी है? तो आपको कहीं जाना नहीं होता। कौन से शहर में रहती है फैमिली? नहीं बताऊंगा। कैमरा बंद करो। बंद करो, मेरे को जानना है कौन है। कैमरा बंद होने के बाद में बताया आखिरी। तो अभी भी जो पैटर्न है वो तो पुराने उन्हीं लोगों का सेट है कि तुमको कहीं नहीं जाना है यार, तुम मेरी भक्ति करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो अगर आप भक्ति में उनको याद करेंगे ना तो वो भी वही संभालेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। तो ये तो एक कहानी हो गई। अब मैं आपको एक इमेजिनेशन देता हूँ जी। अब तो शायद नहीं करते होंगे, पर कभी ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में सफ़र तो किए। हाँ जी, हाँ जी। है ना। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप बैठे हुए हैं मेट्रो ट्रेन में या लोकल ट्रेन में, किसी भी ट्रेन। हाँ जी। और आपको एक बुज़ुर्ग आदमी दिख रहा है जो आपके सामने बैठ के इस तरफ किसी को देख के मुस्कुरा रहा है। तो आपने देखा कि ये बुज़ुर्ग आदमी शर्ट पहना है, पेन लगा हुआ है, पेन लीक कर गया है, शर्ट ख़राब हो गई है ना, और शर्ट के बटन के बीच से उसको जनेऊ दिख रहा है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधा हुआ है, लंबी सी दाढ़ी है, बड़े से बाल हैं, वो देख के किसी को मुस्कुरा रहा है। तो आपको लगा कि किसको देख के मुस्कुरा है। तो आपने जब इधर पलट के देखा तो कि एक माँ के गोद में एक छोटा सा साल सवा साल का बच्चा है, वो उसको देख के, मतलब वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में, वो देख के मुस्कुरा रहा है एक ऐसे बच्चे को जो अपने जीवन के पहले पड़ाव में। ठीक है, बच्चा भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, वो जैसे हम लोग बच्चों के साथ मुंह बनाते हैं ना, हाँ। तो वो भी, आपने देखा दोनों चीज़ों को, आप फिलोसफिकली सोच लिए कि देखो आखिरी पड़ाव पहला पड़ाव मिल रहे हैं। अगली जगह वो ट्रेन रुकी, वो बुजुर्ग उठा और चला गया। आपको नहीं पता ना वो कौन था, क्या मालूम कि ये जो 1 सवा साल का बच्चा है ये जब 40-50 साल का हो और ऐसी किसी जगह पे बैठा हो तो भी वो बुजुर्ग शर्ट चेंज करके बैठा हो। क्या मालूम हो परशुराम हो, क्या मालूम हो कृपाचार्य हो, क्या मालूम हो वेद व्यास हो। तो हो सकता है अब आज की डेट में चीटिंग है, इसका कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे तो फिर नहीं। आज की डेट में देखिए वो चिरंजीवी हैं और वो पृथ्वी छोड़ के जा नहीं सकते। और पृथ्वी में आप तो कुछ छोड़ते नहीं, हम तो सब जगह कब जाने में लगे हुए हैं, है ना। हम बोलते हैं वो फलाने शहर में चीता निकल के आ गया, अरे फलाने शहर में चीता नहीं आया, तुम चीते के शहर में घुस गए हो। अब वो बेचारा कहाँ जाएगा, आपको पहाड़ भी चढ़ना है, सब जानना है, पूरी दुनिया समझनी है। तो अब इनके पास भी तो नैरो डाउन होता जा रहा है ना कि कहाँ जाएं कि जहाँ ये लोग ना दिखें।
तो आज की डेट में अगर आप सोचिए अश्वत्थामा या परशुराम आएंगे तो खड़ाऊ पहन के और घोड़े के रथ पे थोड़ी आएंगे धनुष लेके। उनको तो मिंगल होकर चलना पड़ेगा ना, कि तुम हमको हमारे पड़ोसी के बारे में नहीं पता रहता, हमें बिल्डिंग में कौन रह रहा है क्या कर रहा है नहीं पता रहता। तो क्या इसलिए हमारे कल्चर में ये कहा गया है कि सबको ऐसे ही देखो भैया, क्या पता किस में कौन हो जाए। सच है, ये भी तो बोला गया है कि हर 24 घंटे में आपके ज़ुबान पे एक बार सरस्वती बैठती है, इसीलिए कभी अशुभ मत बोलो किसी के लिए, क्या मालूम लग जाए। इसीलिए बोला जाता है कि कभी ये मत बोला करो कि अगर मैं मर गया तो, अरे उसी समय बैठ गए तो निकल लोगे तुम। तो हम लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं और सब मान्यताओं के पीछे उसके तर्क वितर्क हैं। हमने हर जानवर को कोई ना कोई भगवान से जोड़ रखा है। आप सोचिए, जब आदमी मांस खाता था, आज भी खाता है, लेकिन जब पहले सिर्फ मांस खाता था और शिकार करता था, आज तक हाथी कैसे बचे हुए। सोचिए कि एक कबीला, 100 लोगों का एक कबीला, एक हाथी को मार लेंगे तो 2-4-5 दिन का खाना तो उनका निपट जाएगा ना। वो 100 खरगोश मारते थे, लेकिन वो एक हाथी को नहीं मारते थे। हाथी न छुप सकता है, न तेज भाग सकता है। हाथी का शिकार करना सबसे ज़्यादा आसान, फिर भी हाथी फल फूल रहे हैं, क्योंकि आपने उनको गणेश जी से जोड़ दिया। एक डर बना दिया कि अगर हाथी को नुकसान पहुंचा, सीधे गणेश जी को गुस्सा आएगा। गणेश जी को गुस्सा है, गणेश जी के पप्पा हैं शिव जी, सोचो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। वो अभी भी बचे हुए। आपने खरगोश को नहीं जोड़ा, आपने चूहे को जोड़ दिया, क्योंकि चूहे इंसानी लोगों के बीच में रहते हैं। आपने गाय को जोड़ दिया, आपने बैल को नंदी बना दिया। तो आपने हर जानवर से अपने आप को इस तरीके से जोड़ दिया है और हर जानवर को एक भगवान से जोड़ दिया है कि वो सुरक्षित रहे। लॉजिकल लोग तो हम हैं ही। बेचारा मुर्गा और बकरी ये देख के कितना परेशान है। बहुत। हमको क्यों नहीं जोड़ा बे? बहुत। हमसे क्या गलती होगी? हमसे क्या गलती होगी माई बाप? बकरे को जोड़ा है वैसे। हाँ, जब सती अच्छा। शिव जी की जो समकक्ष थी सती, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि राजा दक्ष ने शिव का तिरस्कार कर दिया था। तो राजा दक्ष कौन थे? मानस पुत्र थे, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो गुस्से से शिव जी ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ के ज़मीन में पटका था, और तब उनका अवतार निकला था वीरभद्र, जो गया था और राजा दक्ष मतलब शिव जी के ससुर, उनका गला काट दिया था गुस्से में। फिर बाद में सारे भगवानों ने उनको समझाया, तो फिर राजा दक्ष, जैसे गणेश जी को हाथी का चेहरा दिया गया था ना गला काटने के बाद, वैसे राजा दक्ष को बकरे का चेहरा मिला था, वो अभी तक कट रहे हैं। अच्छा, हिडन हिंदू की ट्रायोलॉजी जो है, धोनी की कंपनी ने उसे खरीदा है जी। तो धोनी से मिले हैं आप कभी? जी मैं मिला हूँ। कैसा था एक्सपीरियंस? आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो उतने ही नॉर्मल और उतने ही ऑर्डिनरी हैं। एटलीस्ट वो ऐसा प्रतीत करवा देते हैं, ही मेक्स यू फील ईदर यू आर स्पेशल और आई एम ऑर्डिनरी। तो वो आपके लेवल पे आके आपसे बात करते हैं। मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे पास अभी 9 फिल्में हैं, मैं 9 और किताबों के लिए अलग से साइंड हूँ विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट पब्लिकेशन हाउसेस। तो इस सब के रेफरेंस और संदर्भ में मेरी मुलाकात बहुतों से होती है। तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा है कि पानी पिएंगे। मैंने बोला जी प्यास तो लगी है। तो जब पानी आया तो उनका अलग बॉटल आया, हमारा अलग बॉटल आया। तो उन्होंने ये कहा नहीं कि मैं, उन्होंने जता दिया कि तुम, समझ रहे हैं आप? तो उनका प्रोजेक्ट फिर भी कर रहे हैं आप? लक्ष्मी जी मेरा क्या बिगाड़ी, और वो उनका अच्छा बुरा उनके साथ रहेगा। तो धोनी ने क्या सेम पानी आया क्या उनके लिए सेम पानी आया। उनके साथ मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, अभी तक मैंने कैमरे पे बोला नहीं। मैं वहाँ गया और जब हम बात कर रहे थे तो सब लोग बैठे हुए थे, माई भाई थे, साक्षी थी उनकी समकक्ष। कहाँ मुलाकात कहाँ हुई थी? रांची में। अच्छा, उनके घर पे? उनके फार्म हाउस में जी। क्योंकि नरेशन देना है नो, पूरी कहानी आपको नरेट करनी है, उसके बेसिस पे पूरी टीम डिसाइड करने वाली है। तो टीम ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप भी बैठिए, तो बैठे थे। मेरी पहली मुलाकात थी और मैं नर्वस था, लेकिन जब वो व्यक्ति आया तो उस व्यक्ति को मालूम, ये उम्र में नहीं है, ये ओहदे में बड़े लोगों की खासियत है कि उनको पता होता है कि आपके दिमाग में उनको लेके क्या चल रहा है। तो वो पहले आपको सहज करते हैं, वो पहले आपके साथ इधर उधर की बात करके ना आपको कंफर्टेबल करेंगे, ताकि जब आप अपने काम पे नरेशन देना चालू करें तो आप फंबल ना करें कि आपकी धड़कन स्किप हो रही है, तो आपका काम अच्छे से नहीं। सो ही ऑल ऑफ देम वेरी गुड पीपल, दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल। फिर नरेशन शुरू हुआ और नरेशन के बीच में उनमें से किसी ने कहा कि
यार अक्षत भूख लग रही है, चाय और सिंघाड़ा खाया जाए। तो उनको कौन नहीं बोलेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। मुझे ये नहीं मालूम था कि सिंघाड़ा समोसे को बोलते हैं। हमारे तरफ सिंघाड़ा वो वाटर चेस्टनट को बोलते हैं, वो लीची जैसा दिखता है, चिकना चिकना। अब बोले ठीक है चाय और सिंघाड़ा मंगवाओ। बोले अक्षत आप कंटिन्यू करो, चाय सिंघाड़ा आएगा तब तक। अब मैं होटल इंडस्ट्री का आदमी, मेरा काम है इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, उसके साथ क्या अच्छा लगेगा। मैं परेशान में बोला सिंघाड़े को चाय में डुबा के खाऊंगा कैसा लगेगा, बहुत खराब स्वाद आएगा इसका। तो मुझे समझ ना आए। फिर जब नरेशन भी करना है, नरेशन आधा दिमाग नरेशन पे, आधा सिंघाड़े पे। पता नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि सिंघाड़े का कांटा ही चुभने वाला है। उसके बाद जब आया बोले ये चलो भाई अब ब्रेक लेते हैं अक्षत, चाय सिंघाड़ा। बोला हाँ इसको डुबा के खा सकते हैं। उस रोज़ मुझे पता चला था कि उधर पे सिंघाड़ा समोसे को बोलते हैं। थला फॉर अ रीज़न। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा सौम्यता से और प्यार से मिले। आप उनके आसपास होंगे, आप साक्षी के से भी मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि, मुझे लगता है कि उन दोनों को मतलब पूरी देश और दुनिया को बता दिया गया है कि माही कौन है। उनके आसपास वाले माही को बताना भूल गए हैं कि वो कौन है। अच्छा हाँ, ही इज़ दैट नॉर्मल, लाइक कोई शूशा नहीं। वो जो चाय आई वही पिए, ये सब नहीं मैं तो क्रिकेटर हूँ तो मैं तो, जो चाय सबकी थर्मस से डली वही डिस्पोजेबल में डली वो भी वही पिए। तो धोनी से जब आप मिले तो वो ऐसा एक फैन मोमेंट था आपका? फैन मोमेंट तो रहेगा तो आपने सोच के गए थे कि आप कुछ पूछेंगे किसी मैच के बारे में या सिर्फ अपने काम से काम? नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी ना आप मेरे से सवाल पूछ पा रहे हैं। हाँ। जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तब मेरे को समझ में आएगा कि मैं तब ऑब्जॉर्व करूँगा मैं रौनक भाई के साथ बैठा हूँ। मेरे लिए फैन मोमेंट था। उस समय मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मतलब आई एम सो मच इन दिस मोमेंट राइट नाउ दैट आई विल रियलाइज इट लेटर। ओके। तो जब मैं वहाँ से उस दिन निकला और मैं जब मेरे को अकेले थोड़ा समय मिला, जब मैं अपनी समकक्ष को बता रहा था, बाय द वे आई एम रीमैरिड, तो मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, मैं खुश हूँ अपने, और उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, मैं दोनों हाथों से उनका दोनों पाँव छूता हूँ जब भी मेरे जीवन में कोई अवार्ड हो या कोई नई बुक आ गई या कोई एग्रीमेंट साइन हो गया या कुछ चेक मिला। तो और मैं बहुत बेबाकी और बेशर्मी से इस बात को पब्लिकली और ऑन कैमरा एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे 3.5 साल छोटी है, लेकिन उनका सोल एज मुझसे बहुत बड़ा है। आप साक्षी से मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि वो मिडिल क्लास में जब आप किसी के घर का दरवाज़ा अचानक खटखटा देंगे ना कि जोरन दे दो ना, दही जमाना है ना, तो वो घर की महिला किस तरीके के कपड़ों में होगी, एक सूती से सिंपल से सूट में, वो लोग वैसे मिले थे मुझसे। तो मेरे को फील नहीं आने दिए कि बहुत बहुत अलग वो जिस शिखर में वो व्यक्ति है ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पहुँचे हैं, शायद उनमें टैलेंट होगा, लेकिन स्वभाव के नाम पे या इंसानियत के नाम पे दे मे नॉट बी डिजर्विंग इट, बट माही भाई इन ऑल दी फील्ड्स, हर क्राइटेरिया में he deserves where he is। इसलिए कहते हैं ना कि जो आदमी बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी हो जाता है तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। सच बात है। एंड दैट्स व्हाई महेंद्र सिंह धोनी इज, हमारे घरों में बचपन से सिखाया गया है और वो उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। हमारे घरों में सिखाया गया है कि बेटा पेड़ में जितने फल लग जाते हैं ना वो उतना झुक जाता है। यहाँ उल्टा है कि जैसे ही पेड़ में फल लगने चालू होते तो हम अड़ने लग जाते हैं, अकड़ने लग जाते हैं। तो आपने कहानी सुनाई और उस पर क्या रिएक्शन था उनका, नरेशन? मज़ा आया उनको। कैप्टन कूल हैं मुझे नहीं मालूम खेलते हैं कि नहीं, पर अगर वो पोकर खेलना शुरू करेंगे तो बहुत कमाल के पोकर प्लेयर होंगे। तो इट्स टफ टू अंडरस्टैंड। बढ़िया। अच्छा, ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपने अक्षत भाई रिसेंटली सुनाया था जी। बिलीव करते हैं आप इसमें? कभी आपने कोई प्रैक्टिस की है या ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस किया है? मैंने ऑब्जर्व भी किया, मैंने एब्जॉर्ब भी किया। अच्छा जी, मैंने ये दोनों शब्द किए हैं। ऑब्जर्व तो प्लीज़ एक्सप्लेन। मेरे जीवन में सब अच्छा चल रहा था और मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था। मेरी माँ मानती थी, मैं बिल्कुल नहीं मानता था। आज भी मतलब मैं अंधभक्त किसी भी चीज़ का नहीं हूँ, है ना। आप मेरे ये काला धागा नहीं है, ये शारदा चिन्ह है, इसका मीनिंग अलग है, लेकिन उसके अलावा आपको मेरे कोई ताबीज़, कोई माला, कोई ये शादी की अंगूठी है, बाकी कोई अंगूठी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं नहीं मानता था। फिर अचानक से सब अच्छा चलते चलते 2013 एंड से बिगड़ना चालू हुआ
और 2016 आते आते मेरा सब बर्बाद हो गया। 5 रेस्टोरेंट बंद हो गए, 700 के लगभग का स्टाफ था, सब खत्म हो गया। बहुत प्यारा सुंदर सा 8000 स्क्वायर फीट का खरीदा हुआ घर था, जो एक समय में इनसाइड आउटसाइड का कवर पेज था मैगजीन का, ओके। बिक गया। कुछ भी नहीं बचा। एक गाड़ी बची थी, वो गाड़ी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, और मैं कभी ऐसे बहुत तेज़ चलाने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। जब ऐसे भी जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, आपके कार में एक बच्चा बैठने लग जाता है, तो आपका परमानेंट स्पीड स्लो हो जाता है। वो गाड़ी खड़ी ट्रक में घुस गई। तो क्या हो रहा था आसपास कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक एक करके सब चीज़ ख़राब होती चली गई। तो मेरा छोटा भाई है, वो कमर्शियल पायलट थे उस समय फिलीपींस में। उनको जब ये सब पता चला, मैं रियल यंगर ब्रदर, हम 2 भाई हैं, ओके। 4 साल छोटा है वो। उसका भी सोल एज मुझसे बड़ा है, वो बहुत समझदार और स्थिर है। जब कुछ आसपास अभी भी गड़बड़ होता है ना, तो मैं पैनिक करने लग जाता हूँ, वो पैनिक नहीं करता, वो बोलता है। तो वो वापस आया, वो और उसकी जो समकक्ष है वो बेंगलोर से। तो बेंगलोर के आसपास में एक शिवमोगा करके एक गाँव है। तो ये दोनों जन आए, बोले भैया हम ना आपको लेके शिवमोगा जाना चाहते हैं, वहाँ एक बाबा है। और मैं चिढ़ गया उन लोग पे बिल्कुल। मैं बोला इतनी परेशानी चल रही है, दिमाग सही जगह पे हम लोग का है नहीं। इतना कुछ, कभी कभी थाने जाना है, कभी कोर्ट जाना है, कभी बैंक जाना है। पैसे उधार में 3.5 करोड़ के कर्ज में था, सब कुछ बेचने और बिकने के बाद कहाँ से दूंगा नहीं पता। मैं बोला तुम बोल रहे हो 3 जन बेंगलोर चलेंगे और वहाँ से शिवमोगा चलेंगे, दिमाग ख़राब हो गया तुम लोग। नहीं नहीं, हमने उनके बारे में सुना है, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में चेंज आया, आपको चलना है। मतलब नहीं जाऊँगा। जब आप गुस्से में होते हैं और परेशान होते हैं ना, तो आप रिजिड हो जाते हैं, नहीं जाऊँगा। मेरे बिना वो दोनों मेरे बिहाफ पे गए। मैं आज तक उस बाबा से मिला नहीं। वो गए, वो बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन लोग बताते हैं कि वो बाबा बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। वो बोलते हैं भूमिका मत बनाओ यार, सीधे पॉइंट पे आओ, और लोग हैं, सबको अटेंड करना है। तो बोले कि कुछ कीजिए। बोले वो तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के आसपास वाले ने किया है इस पर, और मैं हटा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं रिवर्स कर सकता हूँ, जहाँ से आया उधर भेज दूँगा। तो तुम्हारे करीबी लोग हैं, उनका नुकसान हो जाएगा, बोलो क्या करना है। तो वो लोग बोले सगा भाई है, उसको बचाने के लिए जो मरे मरे, हम क्या करें, इसको ठीक करो। तो बोले कि हाँ ठीक है, फिर अभी तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा, जिसके साथ यही इसी तरीके की चीज़ें होंगी ना जो तुम्हारे भाई के साथ हो रही है, समझ जाना उसी का काम था। और आपका रुक जाएगा। हाँ, मतलब वो रिवर्स हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ओह, काट नहीं है बट ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, बोले काट नहीं पाऊंगा, वापस भेज दूंगा। बाप रे। तो जिसने किया है ना, वो मतलब बोलते हैं ना, उड़ता तीर तुम ही पे आके लग जाएगा। तो बोले ऐसा हो जाएगा। ये लोग आए, बोले कि ऐसा ऐसा। मैंने 1 सेकंड का सीरियसनेस नहीं दिया। मतलब हाँ ठीक है, जाओ काम करो। उस समय ऐसे भी बहुत तकलीफ में और परेशान रहता था, बात बात पे मैं भड़क जाता। मैं बोला हाँ कर लेना। थोड़े समय बाद मेरे नाम मत पूछेगा, कोई परिवार ही है, परिवार का ही कोई सदस्य है। उनके साथ मेरे साथ 2-3 चीज़ें हुई थी। मेरे से मेरा बच्चा दूर हो गया था, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, और मैंने अपने हाथ से अपना जीवन ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो तीनों चीज़ एक इंसान के साथ हो गया, मेरे करीबियों में। अरे बाप रे। और सेम सीक्वेंस में हो गया। अब आप कैसे नहीं मानेंगे? आपकी मजबूरी हो जाएगी मानना कि एक इंसान ने आपको बोल के भेजा है कि जिसके साथ होगा समझ जाना, और होगा। और अभी उनकी जीवन की क्या स्थिति है अभी? मैं अब टच में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टच में नहीं हूँ। लेकिन जब मेरा समय बिगड़ा था ना, तो बिना किसी कारण के वो मेरे जीवन से अपने आप ही हट गए थे। जब भाई अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपका समय बिगड़ेगा, तो मैं अपना प्रेजेंस आपको ज़्यादा दिखाऊंगा ना, मेंटल सपोर्ट की, चिंता मत कर हम हैं। जब मेरा समय बिगड़ा तो वो लोग ऐसे गायब ही हो गए मेरे जीवन से कि भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम ठीक हो। तो करवाया ब्लैक मैजिक उन्होंने ही करवाया था ये? आप मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे नहीं पता। पर ये मेरे बाबा जी का वर्जन ये मेरे सामने है, मैं इसको कैसे झुठला दूँ? ये मेरे सामने है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैं उस इंसान को जानता हूँ, इंसान आज भी जीवित हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ। वो बाबा जी से मिले आप? मिलने की इच्छा जाहिर की कभी? नहीं, मैं नहीं मिला। मैं घबराता हूँ इन चीज़ों से। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ, रौनक भाई मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप हमारे गुरु। नहीं हूँ मैं गुरु। मैं बोलता हूँ मैं पैर मत छुओ, गले लगो, दोस्त बनो, छोटा भाई बनो, गुरु शिष्य वाला रिश्ता मत बनाओ। उसके लिए यू नीड टू बी समथिंग एल्स। सदगुरु हैं जो गुरु बन सकते हैं, उस डिसिप्लिन में है जो मेरा नहीं है डिसिप्लिन। मैं एक राइटर हूँ, मैं अपना
अपनी दिनचर्या, अपना खाना, अपने जीवन और अपने परिवार वालों की परेशानी घटाने निकला था रास्ते पे। जो समझ आ गया वो मैं साझा कर रहा हूँ, चाहे वो डिप्रेशन की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, हम मेरे भगवानों की बात हो, मेरे कल्चर की बात हो, मैं बात करता हूँ। ये क्यूरियोसिटी नहीं है ये आपको कि इसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए कि ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है, इसको कैसे टैकल करें, पता करें इसके बारे में, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कई बहुतों की लाइफ अगर गड़बड़ हुई है तो ये एक अगर मेन कारण है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, तो इसके बारे में आपको कभी लगा नहीं, ऐसा क्यूरियोसिटी नहीं हुई है कि मेरे साथ हुआ है जिसका आपके पास एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल भी है जी। तो आपको कभी नहीं लगा कि किसी और के लिए भी कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाए कि भैया अगर ये प्रॉब्लम आई तो पहले जाकर चेक करोगे कि ये तो नहीं है? नहीं, इस चीज़ की समझ भारत में लगभग सबको है। आप किसी भी एरिया में जाएंगे, जब अचानक से सब अच्छा चलते हुए चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं तो कोई घर का वास्तुशास्त्र चेक करवाता है। हर हिंदू परिवार बोलता है कि यार कुछ नहीं भी है ना, एक काम करो, घर पे एक पूजा करवा लो, एक नज़र उतरवा लो, नज़र उतरवा लो, ये सब होता ही है। तो आप जिससे नज़र उतरवा रहे हैं, आप किसी पंडित को बुलाएंगे अपने घर पे कि भाई अखंड पाठ कर दीजिए या सत्यनारायण की कथा कर दीजिए, तो वो लोग भी आपको बता देते हैं कि, और बेसिकली ब्लैक मैजिक मतलब आप कई, आपके साथ भी हुआ होगा रौनक भाई, सबके साथ होता है कि कई हम कहीं जाते हैं और फॉर नो रीज़न हम बोलते हैं यार यहाँ से चलो ना, अच्छा नहीं लग रहा, वी डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन, मेरे को क्या तकलीफ दे रही, क्या बुरा लग रहा है, लेकिन वो इट कैन बी अ रेस्टोरेंट, इट कैन बी समबडीज होम, इट कैन बी अ होटल रूम, इट कैन बी एनीथिंग, और आप सडनली बोलते हैं कि नहीं मेरे को नॉट फीलिंग गुड, मेरे को अच्छा, मेरे को वो वाइब ही तो है, करेक्ट, वो एनर्जी है विच इज़ नॉट सूटिंग यू एंड यू जस्ट वांट जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट। और कई उल्टा भी होता है कि कहीं आप जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और कोई रिश्ता नहीं है और आपको लगता है कि यार इनके साथ थोड़ी देर और समय बिताओ। जैसे अभी देहरादून का एक परिवार है, संदीप बेदी और ज्योतिका हैं, मैं उनसे देहरादून लिट फेस्ट में गया था और उन्होंने बोला अक्षत नाश्ते पे घर आओ, मैंने बोल दिया ठीक है, पता नहीं क्यों बोल दिया ठीक है। मैं वहाँ गया, मैं बहुतों से मिला हूँ, मैं बहुत लोगों को खोया हूँ, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, तो मैं अनगिनत लोगों से मिलता हूँ। उनके घर गया, मैं डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, हम थोड़ी देर बैठे बतियाए। वहाँ से जब मैं निकला तो वो सब मेरे को उन्हीं की कार में बैठ के वो मेरे को होटल छोड़वा रहे थे, फिर मेरे को एयरपोर्ट जाना था। तो वो पूरा परिवार सामने खड़ा हुआ है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वो सब रोना शुरू किया, मैं रोने लग गया। मैं होटल तक, उनके घर से होटल तक मैं रो रहा था, उनसे पहली बार मिला हूँ और ये 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो आप सोचिए ना, कुछ तो होता है ना एनर्जी, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। बट आपने क्या उस टाइम ये जानने की कोशिश की कि उस व्यक्ति ने किया क्या था? ये कभी जानने की कोशिश नहीं की? देखिए, काला जादू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और काला जादू, लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है ना, इस पे हो गया उस पे हो गया, इतना आसान भी नहीं है काला जादू, है ना, कि नहीं तो फिर हर कोई हर किसी पे काला जादू कर लेगा। वो बहुत उसकी जो विद्या है वो अर्जित करना बहुत कठिन है। जिन लोगों ने अर्जित की हुई है वो सारे बुरे लोग नहीं हैं। जैसे एक लड़का है परख ओम भट्ट, उसने भी अभी एक किताब लिखी, गुजराती है, वो तांत्रिक है। वो अगर आप उसको बोलेंगे वो आएगा, और इसलिए नहीं आएगा कि अरे मैं तो अक्षत गुप्ता हूँ और आप तो रौनक हैं। वो आएगा कि यार किसी ने मदद मांगी है, वो आएगा, वो आपके घर आएगा, वो बताएगा आपको कि एनर्जी, वो कई बार ऐसे बोल देता है कि नहीं सब ठीक है, आपका वहम है, कुछ नहीं है। और कई बार बोलेगा ये पूजा है, वो पूजा करेगा, अपने पैसों से करेगा, आपके घर पे 1 रुपये नहीं लेगा, ना कंसल्टेंसी ना कुछ। तो सिर्फ ब्लैक मैजिक सिर्फ गलत नहीं होता है, आपके पास कोई भी, अब आप आग जलाना सीख गए हैं तो आप डिसाइड करेंगे ना कि आग जला के रोटी सेकना है कि घर सेक देना है तो वो तो आपके हाथ में है। तो ब्लैक मैजिक कैन बी यूज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। बट आपने कभी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था, क्या करवाया था इस आदमी ने जिसका भी सब कुछ खराब हो? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। कोई आपका बुरा करना चाह रहा है, फिर आप उसको क्यों वक्त देंगे? उसने क्या किया और उसने क्यों किया, उसमें आप उस व्यक्ति को और समय दे रहे हैं, वो आपके समय के लायक नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और फिर ये जानने की जिज्ञासा या इच्छा कि भाई इसने मेरे लिए जो करने की कोशिश की सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया, मेरे को इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। वो होना तो चाहिए था। अब आप बोल रहे हैं तो मेरे को भी लग रहा है कि हाँ होना चाहिए, पर जेन्युइनली मैं बताऊं, शायद मैं उस समय दूसरे माइंडसेट में था, या शायद उस माइंडसेट ने हेल्प भी किया आपको, तभी आप, हाँ, कि वरना फिर आप और डीपर डिग करने की कोशिश करते तो और एंटेंगल हो जाते। करेक्ट। मेरी उस समय प्राथमिकता ये थी कि यार मेरे परिवार को कर्जे से निकालना है, मेरे माता पिता
डिप्रेस्ड हैं, उनको ठीक करना है, वो तब ठीक होंगे जब मैं ठीक होऊंगा। तो मैं बोला आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। परफेक्ट है। अक्षत भाई, ये भी कहा जाता है कि अशोक के समय, राजा अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय मौर्य वंश में 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी थी। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर किताब लिखने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से एल्केमी से लेकर माइक्रोबायोलॉजी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स थे। फिर ये कहा जाता है कि किताबें गायब हो गई या करवाई गई, ये क्या है? ये इसको ज़रा समझाएं। ये इल्यूमिनाटी टाइप की चीज़ है। ओके, है ना, इल्यूमिनाटी तो सबको पता ही है। क्या है कि कई बार आपको कुछ लिख लेने, कुछ कर लेने के बाद समझ में आता है कि ये जो आपको विद्या मिल गई है वो सबके हाथ में नहीं जा सकती। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। तो फिर उसके लिए यही सही है कि वो विद्या कुछ सही हाथों में संजो के रखी जाए, हिडन रहे। तो ये माना जाता है कि अशोक ने जब ये पूरी चीज़ करवा दी थी, उसके बाद उनको समझ में आया था कि विश्व को इन सारे ज्ञान की जितनी ज़रूरत है उतना ही वो बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि सबको ना हो जाए। वो जो अभी हम काला जादू पे बात कर रहे हैं कि डिपेंड ये करता है कि वो काला जादू सीखा किसने और उसका उपयोग कैसे कर रहा है ना, कि आप कैंची से धागा काट रहे हैं कि किसी की नस काट दे रहे हैं वाली बात। तो वो पूरे 9 किताबों को अलग अलग परिवारों को दिया गया था कि यू नीड टू कीप इट सेफ विद योर लाइफ। तो ऐसा माना जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन अभी भी वो उन लोगों के पास है। उस किताब का हर पीढ़ी का एक केयर टेकर होता है। स्टिल केप्ट वेरी सेफ बिकॉज वी एज ह्यूमन रेस कलेक्टिवली वी आर स्टिल नॉट रेडी। हम अभी अंदर से तैयार नहीं हुए हैं कि हम उस ज्ञान को ले पाएँ और उसको सिर्फ अच्छे पर्पस से यूज़ कर पाएँ। ओके। तो गलत हाथों में ना लगे, इसलिए कुछ सही हाथों में उसको छुपा के रखा गया है। वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। मानने वाले तो ये कहते हैं, सुनने वाले भी कहते हैं, और कई तो ऐसा क्लेम भी करते हैं कि हाँ somebody says मैंने एक किताब देखी है, मैं इस एक परिवार को जानता हूँ, ऐसी बातें हैं। परफेक्ट। भगवान विष्णु के कल के अवतार के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है, मान्यताएं हैं। सो क्या कहती है हमारी किताबें या पुराण या ग्रंथ, कब होगा अवतार, कैसे होगा, या इसकी कोई निशानी, इसका कोई इशारा इसके तरफ? देखिए, कल की पुराण जो है वो इकलौता ऐसा पुराण है जो अभी तक घटा नहीं है इस कल्प में। ठीक है ना। बाकी जितनी चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब ऑलरेडी घट चुका है। तो जब ये सब घट चुका है तो जो लिखा है वो है सामने, उस पर तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते जी। जो अभी नहीं घटा है वो फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। तो फ्यूचर, आपके पुराणों में फ्यूचर किस बेसिस पे लिखा गया? आपके पुराणों में एक तो लोगों ने विजन से फ्यूचर देख लिया, एक बात है। दूसरी बात है कि जो 4 युग होते हैं, कि सतयुग, आप अगर उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और कलयुग से फिर सतयुग। तो ये जो शेप बना है डमरू का बना है ना। अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया। तो ये बन गया इन्फिनिटी का सिंबल। तो हमारे कल्चर में यही माना गया है कि समय गोल है। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स बोलते हैं कि टाइम इज़ लीनियर, सीधा जा रहा है। आपके हमारे बिलीफ सिस्टम में बोला जाता है कि काल चक्र है, समय चक्र है। इसीलिए महाभारत के शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ, मैं गोल गोल चलता हूँ। तो हमारा मानना ये है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो ये कल्प है जो बार बार चल रहा है। तो ये जब इस कल्प में अभी कल की अवतार नहीं आए, लेकिन पिछले कल्प से, क्योंकि ये सब फिर से होगा और ये सब पहले भी हो चुका है। एग्जैक्ट वही चीज़ें, थोड़ा बहुत चेंज है। चारों युग जब एक बार एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे कई कल्प होते हैं। तो ये मान्यता है कि राम फिर आएंगे, हनुमान फिर आएंगे, ये कॉन्वर्सेशन फिर होगी। चेंजेस शायद ये हो सकता है कि आप मेरे परिवार में पैदा हो गए और मैं आपके में हो गया और मैं वहाँ बैठा हूँ, और क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमन बॉडी और फेस और डिस्कशन, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर गिविंग हियर। मैं और आप यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको काम दिया गया है सवाल पूछने का, ताकि मैं उसका जवाब दूं, ताकि हम दोनों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी। बट अगर सब कुछ ऐसा ही है या फिर इसी पैटर्न में है तो फिर ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है एक तरीके से, कि फिर मैं कर क्यों रहा हूँ इसे। हाँ, तो इसका मैंने अपना एक मेटाफॉरिक वो बनाया हुआ है
एवरीबडी टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड। आप और हम चेस खेलते हैं, हाँ तो जब हम चेस खेलते हैं तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, जब गेम आगे बढ़ता है तो गोटियां कटती जाती हैं। तो गोटियां कट जाती है तो अपन खिड़की बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं उसको, अपन चेस बोर्ड के बगल में रख देते हैं ना उसको। फिर जब पूरा गेम खत्म होता है तो क्या करते हैं, उन पूरी गोटियों को चेस बोर्ड के अंदर रख के चेस बोर्ड बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर खेलेंगे ना। तो फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊँट को ऊँट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह जमा के ही गेम शुरू होगा। तो इसीलिए माना जाता है कि अभी इस पृथ्वी से जितने भी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो सब कैलाश पर्वत पे एक हिडन सिटी है जिसका नाम ज्ञानगंज है। वो सबको वहाँ पे रख दिया जा रहा है। वो यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हैं। क्यों? क्योंकि जब चारों युग खत्म होगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी सॉरी, तो फिर से हाथी को हाथी की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह, डोडो पक्षी जो विलुप्त हो गया है उसको उसकी जगह पे आना पड़ेगा ताकि वो सब फिर से हो। तो अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं परेशान हूँ तो मैं बेकार में ही परेशान हूँ। मुझे बस अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई वॉट एवर यू आर डूइंग उसको अभी एंजॉय करो, क्योंकि वैसे भी वो आपके हाथ में नहीं है और वैसे भी वो फिर होने वाला है। या ऑल्सो आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर क्या परेशान होना, और जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर क्या परेशान होना। वो कहावत है ना बच्चों के लिए कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। खूब पैसा जमा किए और बच्चा लायक नहीं है तो डुबा देगा। और अक्षत भाई ये सिर्फ थॉट लेवल पे है ना, ये प्रैक्टिस में नहीं आता ना इंसान के। कैसे आएगा? आप और मैं तो मर जाएंगे ना 70, 80, 100 साल में। नहीं, बट उस 70 साल में भी मैं थॉट लेवल पे अगर रखता हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न चीज़ों को, फिलोसॉफीज़ को या उनके थॉट्स को अगर मैं फॉलो करूँ तो वो सब कुछ थॉट लेवल पे ही बात करते हैं। बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। भाई कैसे बी पॉजिटिव? मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पीछे से कोई ठोक दिया, मैं सुबह से बी पॉजिटिव का 108 बार चैंट करके निकला हूँ, 2 सेकंड में मेरी पॉजिटिविटी निकल जाती। करेक्ट बात है। सो मेरे सिस्टम को वो प्रैक्टिस नहीं है तो ये थॉट ही ना कि बी पॉजिटिव, थॉट निकल गया भैया, किसी ने 2 गलत शब्द बोल दिए, मेरी पॉजिटिविटी निकल गई। तो आप सोचे ना कि इसीलिए तो आप और मैं ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारे चेहरे ज़्यादा लोग पहचानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम अंदर से तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। हमको डर लगता है, हमको मालूम है कि बेटा कुत्ता दौड़ा है तो खड़े हो जाना एक जगह, लेकिन जब कुत्ता दौड़ाता है तो आदमी दौड़ने लग जाता है ना। अब अभी आपने उदाहरण के तौर पे बोला कि मैं 108 बार चैंट करके निकला हूँ और पीछे से बंदे ने गाड़ी ठोक दी, तो ऋषि मुनि आपसे और मेरे से ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि वो इस फेर से ही निकल गए ना। उनको गाड़ी नहीं चाहिए। आपकी शांति आपके हाथ में है। तो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। सुधांशु भी आए थे आपके इसमें जी। उनके इंटरव्यू में मैंने कमाल की बात सुनी थी कि एक भारतीय ने शून्य इसलिए ढूंढा क्योंकि हम अध्यात्म की खोज में थे। तो इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से होके जाता है, इसलिए तो शून्य का और इन्फिनिटी खोजने वाले कौन है? ऋषि मुनि है ना। कि भाई परमात्मा से मिलना है, सब कुछ त्याग के आध्यात्म की ओर जाना है। तो कैसे जाना है कि पहले आप घर छोड़ देते हैं, फिर आप कपड़े छोड़ देते हैं, फिर आप खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छा से प्राण छोड़ने लग जाते हैं और एक दिन आप अपना देह छोड़ देते हैं। जी। तो आप इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए वो ऋषि मुनि को इस बात से टेंशन नहीं होगा ना कि मेरी गाड़ी ठोक दी। उसने गाड़ी छोड़ रखी है, वो रोड पे ही नहीं है, तो वो इस रेस में ही नहीं है। उसी को अध्यात्म कहते हैं। पुनर्जन्म में आपने 1-2 चीज़ें तो बताई कि कैसे आपको किसी ने कुछ चीज़ें बताई जिससे आपको विश्वास होना शुरू हुआ। मानते हैं आप? जी मैं मानता। क्योंकि हमारे भारत के कल्चर में कई ऐसे धर्म हैं जो उसमें बहुत अच्छे से मानते हैं, उसमें बातें भी कही गई। आप देखिए, दशावतार की अगर बात करें विष्णु जी के अलग अलग अवतारों की, जी, तो हम अवतार बोलते रहते हैं बार बार, लेकिन वो असल में क्या है? विष्णु जी के सारे जन्म ही है ना। कि भाई पहले वो मछली बन के पैदा हुए, तो पहला है मत्स्य अवतार, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू डार्विन्स इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि मत्स्य अवतार पहला है। उसके बाद एक ऐसा एनिमल बन के वो पैदा हुआ है कि वो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं, उसको क्या कहा गया? कूर्म अवतार, जो कि कछुआ है। फिर तीसरा है बोर फेस। कांतारा फिल्म जो इतनी चली, उसमें जो गॉड दिखाया गया है वो कांतारा, मतलब वो वराह अवतार के नीचे के गॉड्स को बताया गया। तो वराह अवतार की कहानी हमारे ग्रंथों में क्या लिखी हुई कि एक राक्षस ने पृथ्वी को क्षीर सागर के अंदर डाल दिया, उसको लड़ के, उसको हरा के, और फिर क्षीर सागर से अपने सींग के ऊपर ग्लोब को लेके वो बाहर आए। तो वो बेसिकली दैट इज अ मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड, लाइफ केम टू अर्थ हुआ मत्स्य अवतार के साथ, लाइफ केम टू लैंड, कि एक ऐसा पूर्ण जानवर जो पानी में नहीं रह सकता, जो ज़मीन में ही रहेगा,
उसको माना गया जंगली सुअर और बोरफेस। उसके बाद फिर इंसान बने या ना बने, दोनों चीज़ें बोली जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले इंसान कल्टीवेशन और आग जलाना सीखा नहीं था, पर फिर भी जीवित था ना, तो क्या खा रहा था? मांस खा रहा था, कच्चा मांस खा रहा था। तो फिर आता है नरसिम्हा अवतार, जिनका चेहरा शेर का है और शरीर जो है वो इंसान का है। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर एक मतलब इतने प्यार से हमारे ग्रंथों में सब चीज़ लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं, पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अब लिटरली लेते हैं। जैसे आप आइए बलराम कौन थे? शेषनाग थे, है ना। रामायण में लक्ष्मण शेषनाग थे। फिर जब ऊपर गए तो शेषनाग ने विष्णु जी को बोला कि ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। आप मेरे को छोटा भाई बना के लेके गए, मेरी कोई सुनी नहीं आपने, आप हर जगह मनमानी कर रहे थे। विष्णु जी ऐसे बोले कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो आप बड़े भाई बन जाइएगा। तो फिर कृष्ण अवतार के साथ बलराम आए, जो कि शेषनाग थे, बड़े भाई थे। अब देखिए बलराम का जो हथियार है ना, असल में बलराम पूरे महाभारत के सबसे बड़े गदाधर थे। इतने बड़े कि दुर्योधन को और आपका भीम को, दोनों के गुरु कौन है? गदा गुरु बलराम। लेकिन बलराम के हाथ में आपने हथियार क्या दे रखा है तस्वीरों में? हल। तो हम कल्टीवेशन सीखे तो उसका वो है। तो ये सब जन्म ही तो है अलग अलग, कि भाई चाहे वो आप ह्यूमन इवोल्यूशन बोल दीजिए, पुनर्जन्म बोल दीजिए। फिर एक बहुत ही फेमस केस है रौनक भाई भारत का, शांति देवी के बारे में अगर आप सुने हो जी, है ना। तो उसमें तो मोहनदास करमचंद गांधी भी वो बैठाए थे, कमेटी बैठाए थे, और उस कमेटी का जो रिपोर्ट आया था वो भी आया था कि नहीं ये जो शांति देवी के नाम से इस बार पैदा हुई है, ये कोई और नहीं है बल्कि लुगदी ही है पिछले जन्म की, जो बचपन से बोल रही थी कि तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, मेरा नाम चौबाइन है। जब उसको ले जाके असल में मिलाया गया केदारनाथ से, तब ले जाने वालों को पता चला कि केदारनाथ का पूरा नाम केदारनाथ चौबे है। तो आसपास वाले जब पंडित जी की पत्नी पंडिताइन बोलते थे, तो चौबे की पत्नी को चौबाइन बोलते थे, है ना। तो ऐसी, और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और सिर्फ भारत में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो अब्राहमिक रिलीजन्स इस पे थोड़ा कम मानते हैं, उनका मानना है शरीर है, आया है, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों में ये माना जाता है कि कई बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, जीते हैं, और इस चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। करेक्ट। पर बीच में आपने एक शब्द यूज़ किया, उससे एक और सवाल बनता है कि क्या आपको लगता है हमारे कल्चर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं जिसे हम क्लेम नहीं कर पाते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम ओन नहीं करते, और जिससे ऐसा लगता है कि ये कल्चर बहुत वीक है। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की आज लोग बात करते हैं, इसका जिक्र ब्रह्मगुप्त ने 1000 साल पहले ही कर किया था, बिल्कुल। और भास्कर द्वितीय ने 500 साल बाद एक उस पर किताब भी लिखी जी। इसके अलावा एवोल्यूशन थियरी का क्रेडिट दुनिया डार्विन को देती है, लेकिन सांख्य दर्शन में 5000 साल पहले इसके बारे में कहा। बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि हम उसको ओन नहीं कर पाते, क्या कमी रह जाती है उसको जनरली? हम लोगों को आदत पड़ गई है वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न कंट्री से वैलिडेशन लेने की। थोड़ा उन्होंने हमको ऐसा बना दिया, थोड़ा हमने अपने आप को ऐसा बना दिया। तो आप जो अभी आपने बोला ब्रह्मगुप्त और भास्कर द्वितीय के बारे में, तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा था कि जैसे अग्नि का काम हर चीज़ को भस्म करना है, जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना और बहते रहना, है ना, वैसी पृथ्वी का, ज़मीन का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। और इस 3 लाइन को उठा के 500 साल बाद भास्कर द्वितीय ने जब किताब लिखी, तो उन्होंने इस फिनोमिना को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। तो गुरुत्वाकर्षण शब्द पहले बना है, हमारे ग्रंथों में पहले लिखा है, बजाय कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के। बट इट्स जस्ट दैट वी आर वेरी बैड मार्केटर्स। हम अभी भी सीख ही रहे हैं, मार्केटिंग नहीं आती हमको, और हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर चीज़ें ना कॉपीराइट क्लेम करने के लिए, पेटेंट राइट क्लेम करने के लिए हम लोग करते नहीं थे। हम करते थे मानव के उत्थान के लिए, है ना, कि ह्यूमंस का भला हो। अब आप देखिए नासा ने, ये मैं पहले भी बताया हूँ, लेकिन ये है 100 बार बताया जाए तो भी कम है, कि नासा एक दिन खुद फॉर्म होता है, उसके बाद एडवांस टेलीस्कोप बनाता है, उसके बाद पूरी दुनिया को बताता है कि सुनो रे, बीच में सूरज है, एक उसमें अर्थ है जो घूम रहा है, लेकिन अर्थ के अलावा और 8 प्लैनेट्स हैं। ये जो 9 प्लैनेट्स सूरज के आसपास घूम रहे हैं, सन के आसपास घूम रहे हैं, इसको हम लोग एक साथ बोलेंगे सोलार सिस्टम। आपको लगता है कि सोलार सिस्टम जब इन्होंने शब्द बनाया होगा, उसके बाद हमने सौरमंडल शब्द बनाया होगा? क्योंकि 9 ग्रहों की पूजा आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी 500, 700, 1000 साल पहले से हो रही है। लिखा हुआ है कि 9 ग्रहों की पूजा कैसे करनी है ना। तो हम वो चावल का ढेर बना के उसके ऊपर सुपारी सेट करते हैं,
9 ग्रहों के उसके लिए। तो मुझे नहीं पता, वही मैं बोला जो शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि आधा पन्ना जल गया तो हमको ये मालूम है 9 ग्रह हैं, पर वो जो आधा पन्ना जो जल गया जो हम नहीं पढ़ पाए उसमें शायद लिखा होता कि मेरे पूर्वजों को कैसे पता था। आप और मैं नेकेड आई से तो 9 ग्रह नहीं देख सकते। करेक्ट। और हमको तो इस बात पे भी बेवकूफ़ बोला गया था कि रावण पुष्पक विमान पे आया था। जब तक राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज नहीं उड़ा दिया तब तक यही माना गया कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, आदमी उड़ नहीं सकता। तो आप बताइए ना कि यहाँ बैठे बैठे कैसे मालूम था कि कुंडली किस बेसिस पे बन रही है? 9 ग्रहों के बेसिस पे बन रही है। आपके अभी हनुमान जी की बात कर रहे थे, हनुमान जी के हनुमान चालीसा में अर्थ और सन का डिस्टेंस लिखा है और ऑलमोस्ट करेक्ट लिखा है। तो लाइट ईयर्स की भी समझ थी, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन भी आता था। करेक्ट है ना। तो हर वो चीज़ जो प्रूव ना कर पाऊँ वो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। नहीं हो सकता। अच्छा, कौन सी ऐसी बुक्स है जिसमें आप पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला है, जो आप लोगों को रेकमेंड भी करते हो कि ये पढ़ना चाहिए, खुलता है आदमी? रिसेंटली मैं एक किताब आधे से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, उसका नाम है पेन। जी। ओके। ये लिखा है श्वेता कीर्ति ने, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर। ओके। और मुझे लगा जब मैं पढ़ना शुरू नहीं किया था तो मुझे लगा कि ये सिर्फ उसी बात के इर्द गिर्द होगी कि एक भाई बहन का रिश्ता और किसी को खो देना क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेन वो एक ऐसी किताब है जो आप जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको कुछ ना कुछ सिखा देगी। इट विल ऑलवेज हेल्प यू। अश्विन सांघी सर की किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, तो मेरे लेखन में थोड़ा सा उनका छाप है। मैं कम किताबें पढ़ता हूँ, मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता हूँ, पर बहुत ज़्यादा आई एम नॉट एन एविड रीडर। मैं बहुत बड़ा चूज़ी हूँ अपनी किताबों को लेके। तो जब जो मिला है, अभी रिसेंटली ये सब किताबें हैं जो मेरे लेखन को और मेरी सोच को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। तो और जब आप लिखते हैं तो ऐसा क्या सोचते हैं कि वो आज के यूथ से कनेक्ट कर जाए? क्योंकि आज की जनता के लिए माइथोलॉजी या मिस्टिकल चीज़ें, वो एस्पेक्ट, हाउ डू यू सी दिस? इसको कैसे आप कैरी करते हैं अपनी राइटिंग में? मुझे भी टाइम समझ में आया कि हम लोग इतने हम लोग जो चीज़ें देखते हैं ना, वो इतना एडवांस लेवल का हो गया है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो ऑथर्स रहे हैं वो रीडर्स को पीछे ले जाने की कोशिश की समय पे, असल जीवन में नहीं, लेकिन कि समय जब आप बोलते हैं मैं माइथोलॉजिकल किताब लिख रहा हूँ, पीरियोडिक किताब लिख रहा हूँ, तो आपकी शुरुआत नेचुरली उस पीरियड की ही बात आप करेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है ना, वो रथ में आता है, घोड़े लेके आता हुआ रथ में आता है, वो देखना कम पसंद कर रहे हैं या इमेजिन करना कम पसंद कर रहे हैं। उनको अभी से कनेक्टिविटी के लिए ना चीज़ें कॉन्टेम्प्रेरी चाहिए होती है। इसलिए आप देखिए कि आप थॉर फिल्म देखिए, वो एक ग्रीक माइथोलॉजी कैरेक्टर है, लेकिन वो अभी जब फिल्मों में आता तो वो अभी के समय पे आता है ना। वो गाड़ी से टकरा के पहली बार पृथ्वी में गिर रहा है ना। वो कैफे में बैठा हुआ है, वो कप से कुछ पी रहा है और उसमें कि कुछ अच्छा लगा तो कप पटक दो, मतलब और चाहिए। तो हमारा क्या है कि चम्मच उल्टा कर दो और नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके, तो ये अगर लोगों को जो देखना, सब अपने सामने है, जो लोग जिस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपको अपनी कितनी भी गहरी बात करनी है, आपको उस भाषा में करनी पड़ेगी जिस भाषा से लोग समझें, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल एंटरटेनमेंट की भाषा में ही अच्छी चीज़ें भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जी। पर आपने किताबें और नॉवेल्स लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद अब आप स्क्रीन के लिए भी लिख रहे हैं। जी। तो यंग लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये कैसे किया जाए और लिखने में क्या चैलेंज है आज के टाइम में? मेरा ऐसा मानना है रौनक भाई कि राइटिंग इज़ अ स्किल, थिंकिंग इज़ एन आर्ट। तो ना कोई भी किसी को भी कोई लैंग्वेज सिखा सकता है, राइटिंग इज अ स्किल। तो स्किल इज समथिंग दैट कैन बी टॉट और लर्नड। थिंकिंग इज एन आर्ट, आर्ट इज समथिंग दैट नोबडी कैन टीच नोबडी। आप एक बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि बेटा ये ब्रश है, इस रंग को इस रंग से मिलाओगे तो ये रंग बनेगा, ब्रश ऐसे चलाते हैं। जब वो सीख जाएगा ना, स्ट्रोक्स चलाना सीख जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन समझ जाएगा, तब आप बोलेंगे ये खाली कैनवास से बनाओ, क्या बनाते हो? वो उसके दिमाग में क्या इमेज बन रहा है ना, वो आप बनवा नहीं सकते। आप अगर सिर्फ ये भी बोलेंगे ना एक हाथी बनाओ, तो अब उसके दिमाग में हाथी फ्रंट है, हाथी एरियल है, हाथी नीचे से दिखाएगा, वो हाथी का सिर्फ पिछवाड़ा दिखा के पूंछ दिखा देगा। यू डोंट नो दैट, करेक्ट, है ना। तो राइटिंग वैसी चीज है कि इफ यू हैव इट यू हैव इट, इफ यू डोंट हैव इट देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेरी हार्ड टू लर्न इट। जैसे जिनमें डांस स्टेप्स नहीं होता ना, वो डांस नहीं कर पाते, है ना। करेक्ट। लेकिन जो डांस कर पाएगा वो नए स्टेप्स बना लेगा।
तो नए जितने भी बडिंग ऑथर्स हैं, मेरी सलाह ये है कि आप पेन उठा के लिखना शुरू करने या लैपटॉप खोल के खिटपिट करने के पहले जितना ज़्यादा हो सके बैठ के दिमाग के अंदर खिटपिट कीजिए। आप सोचिए बहुत सारा बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि ज़्यादातर राइटिंग बीच में छूट जाती है। रीडिंग और राइटिंग दोनों ज़्यादातर बीच में छूट जाती है, क्योंकि जब आप आपको एक लाइन का कोई कॉन्सेप्ट आया, आपको बड़ा मज़ा आया, आपने बोला लिखते हैं, आप उसको लिख के जब आगे बढ़ाना शुरू किए तो आपको लगा बोर हो रहा है। जब आप ही नहीं इंजॉय करेंगे तो आपका रीडर कैसे करेगा? तो यू नीड टू गिव मोर टाइम इनटू थिंकिंग विच इज़ एन आर्ट देन राइटिंग विच इज़ अ स्किल। सो राइटिंग के करियर में पैसा है? जी, तो अभी हम सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की कहानी पे बात कर रहे थे, तो उस समय उनमें थोड़ी तलखी रही होगी शायद, लेकिन आज की डेट में सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, तो पहले वो झोला छाप राइटर्स बोलते थे, मैं भी अभी सर्चर लेके आया, मैं झोला छाप ही हूँ, झोला लेके घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरे झोले में सिर्फ पन्ने और पेन नहीं है, वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड है, कैश है। तो एक राइटर, अच्छा राइटर कितना कमा लेता है या कमा सकता है? माथा देख के तिलक लगाने वाली बात है कि हाँ, डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई प्रोड्यूसर आपके पास आया और बोल रहा है इस सब्जेक्ट पे करो और वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है, तो आप बोलेंगे जो दोगे मेरे को मज़ा आ रहा है। हाँ। क्योंकि आर्टिस्ट को सबसे पहले मज़ा आना चाहिए उसके काम में। और अगर कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और आपको पता है कि आपकी 2 उंगली उसके जेब में जाएगी, हथेली जाएगी, कोहनी जाएगा, आप उतने अंदर हाथ डाल देते। मैं सीधा अमाउंट भी आप बता सकते थे मेरे को। हाँ जी, मैं वही तो नहीं बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने जो पहली फिल्म साइन की थी वो मैंने 4.5 लाख रुपए में की थी। ओके जी, और ये बात है 2015 की। आज मैं अराउंड 1 CR चार्ज करता हूँ स्टोरी और स्क्रीन पे लिखने का। मैं डायलॉग्स लिखना मैंने साइड कर दिया। तो धोनी से कितने पैसे लिए आपने स्क्रिप्ट लिखने के? स्क्रीन पे लिख रहे हैं उनकी फिल्म का? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो? हाँ, उनकी टीम का ये कहना है कि तुम 6 साल इस कहानी को इतने पास से जी चुके हो कि वी वांट फ्रेश पेयर ऑफ आइज टू सी इट। ओके। तो दैट सही भी बात है ना। हो सकता है कि भाई मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट लिख रहा हूँ, चीज़ को और बेहतर करने का तो हमेशा स्कोप होता है। एब्सोल्युटली। तो और माही भाई और उनकी टीम ने मुझे कितने पैसे दिए हैं वो मेरे को आपको बताने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है। अच्छा। हाँ, तो फिर आप मेरे को बता देना, मैं अपने नॉलेज के लिए समझ लूंगा। ऑफ द कैमरा आप सब पूछ लीजिए, मैं सब बता दूँ। परफेक्ट। इससे पहले कि हम लोग रैपिड फायर में पहुंचे, मैं सिद्ध पुरुषों के बारे में आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, या आपकी लर्निंग या आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ अलग जगहों पर भी रहते हैं या पहुंच सकते हैं, या उनमें कई ऐसी सिद्धियां हैं जो उनको बहुत अलग बनाती हैं और एक ऐसा फिगर बनाती हैं कि लोगों को लगता है कि भगवान है या कौन है भाई, ये ऐसा कैसे हो सकता है। सो उनको आपने रीड किया है, फॉलो किया है, इस पे कुछ अगर शेयर करना चाहें। मैं अभी तक अपना गुरु ढूंढ रहा हूँ रौनक भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई मुझे गुरु बनाए, मैं उस लायक अब तक बना नहीं हूँ। और मैं एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ मॉडेस्टी। आई जेन्युइनली थिंक दैट आई एम नॉट दैट पर्सन कि जो किसी को सही गाइडेंस दे सके। जी। तो मैं अभी अपना गुरु ढूंढ रहा हूँ, और वो मुझे मेरे गुरु तभी मिलेंगे जब मैं ना बिल्कुल वो करिश्माई चीज़ें मैं किसी के अंदर देख लूँगा। करिश्माई से मतलब ये नहीं कि वो खाली मुट्ठी को खोले तो उसमें लड्डू है, वैसा वाला नहीं, पर वो मन से जब निकलेगा ना कि हाँ ये हैं, तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। पर अभी क्योंकि क्या है, गुरु चुनना या गुरु के लिए शिष्य चुनना ये बड़ा 1-to-1 चीज़ है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, है ना। तो मैं अगर आप और मैं यहाँ कुछ बोलें, हमको लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, सीरियसली लेते हैं। तो मेरे गुरु चुनने या बनाने की जो पद्धति होगी जी, वो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की सेम होगी, वो कहीं और से आ रहा है। सही बात। तो वो कहीं और जाएगा। बिल्कुल। अक्षत भैया, ये जानना चाहेंगे कि हमारे पुराणों में अक्सर ये लिखा गया है और हमने पढ़ा है अलग अलग जगहों से कि कई ऐसी जगहें हैं, मिस्टिकल जगह हैं, जहाँ पर इस दुनिया के लिए अलग काम हो रहा है, वहाँ पर संत हैं जो साथ में बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ऐसी सही में जगहें हैं? क्या उन जगहों पर जाने की किसी ने कोशिश की? क्योंकि एक सवाल मैंने पूछा कि अगर चिरंजीवियों को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको नहीं करना है, आपको ऐसा बनना है कि वो आपके पास भी आ सकते हैं, पर ऐसी जगहों के लिए तो आपको उन जगहों पर ही जाना पड़ेगा। तो क्या ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं? जी, ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है, हमारे पुराणों में तो करती है।
फिर अगर वो बोला जाए कि प्रूफ दिखाओ कहाँ है, हाँ तो वो कैमोफ्लेज सिटी है, वो हिडन सिटी है, तो आपको क्यों दिखेगा? हाँ, वो तो है ही हिडन। बट क्या वहाँ जाया जा सकता है? जी, जाने वाले गए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ज्ञानगंज नाम की एक जगह है जो कैलाश पर्वत में मानी जाती है, जो एक हिडन सिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सारे विलुप्त प्राणी वहाँ रखे जा रहे हैं करेक्ट अगले कल्प के लिए। जी। तो ये भी माना जाता है कि सप्तऋषि जो अभी के हैं वो भी वहीं रहते हैं और 7 चिरंजीवी भी वहीं रहते हैं। वो तब आते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है पृथ्वी पे, तो बाकी के समय वो वहाँ होते हैं। अब वो कैलाश पर्वत पे क्यों है? क्योंकि कैलाश पर्वत अपने आप में इतना मिस्टिक है कि कोई अभी तक चढ़ नहीं पाया है ना। लेकिन सिर्फ ये एक लौती जगह ऐसी नहीं है। कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर है। मानसरोवर पे बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन कम लोगों को पता है कि मानसरोवर से लगा हुआ एक और ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, सच में। Okay. और साइंस को इस बात का अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में इस हाइट पे 2 लेक हैं और दोनों का पानी बिल्कुल अलग अलग। आप मानसरोवर का पानी पी सकते हैं, मिठास है ना, उसके आसपास पेड़ पौधे सब हो जाते हैं, उस एरिया के होते हैं मगर हो जाते हैं जी। उसी से लगा हुआ एक और ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, और उसका पानी खारा है, समंदर वाला पानी, उसमें लहरें उठ रही हैं, लेकिन नहीं पता। तो ये हर जगह आपको दिखेगा, गुड और इविल का बैलेंस सब जगह। आप कैलाश पर्वत से नीचे मानसरोवर आए, एक रूप कुंड है जिसको लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है ना। आज तक हम लोगों को नहीं मालूम कि वहाँ पे जब वो पानी मतलब बर्फ़ पानी होता है तो मानव अवशेष और मानव कंकाल निकलते हैं उसमें से, उसकी पूजा भी करते हैं कई लोग। लेकिन वो किसके हैं, उतने सारे लोग वहाँ क्या करने गए थे, उनका देहांत कैसे हुआ, आज तक किसी को नहीं पता। फिर आप और नीचे आए राजस्थान में कुलधारा है, उसको घोस्ट विलेज बोलते हैं। एक पूरा गांव रातों रात कहाँ गायब हो गया नहीं पता। महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास कैलाश टेम्पल बोलते हैं, एलोरा टेम्पल जिसको बोलते हैं। एक सिंगल पत्थर में ऊपर से नीचे किसी ने तराशा। आप सोचिए कि उसने क्या गजब का विजुअलाइज किया होगा कि उसको ऊपर से नीचे बनाने में पता है कि मेरे को कहाँ पे छेनी हथौड़ी चलानी है। और ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर बनाने में जो वेस्ट निकला हुआ ना पत्थरों का, वो 4 लाख टन के आसपास निकला हुआ, लेकिन कई 100 किलोमीटर तक वो 4 लाख टन कतरन पत्थर मिला नहीं आज तक। तो पत्थर का है नहीं पता। नीचे आखिरी में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में हम सब ने सुना ही है कि उसमें वॉल्ट भी है जिसको कल्लारा डोर बोलते हैं, जो आज तक खुला नहीं है। उसके पीछे क्या है नहीं मालूम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके देश में हैं जिसका जवाब अभी तक साइंस ढूंढ रहा है। सो क्विक रैपिड फायर विथ अक्षत गुप्ता, रेडी? जी। आपका फेवरेट मिस्टिकल फिगर जिसके बारे में आप और रिसर्च करना चाहते हैं या पढ़ते हुए आप खो जाते हैं? काकभूषणी और जामवंत। ओके। जी। आपका फेवरेट राइटर, लेखक जिससे आप या तो मिल चुके हैं या मिलना चाहते हैं? मैं उनसे अनगिनत बार मिल चुका हूँ, मेरी माँ। ओके। कोई एक किताब जो आपको रेकमेंड करनी है यंगस्टर्स को? भगवत गीता के अलावा, क्योंकि वो तो सभी को पढ़ लेना चाहिए। आपको मेरे को समझना पड़ेगा कि हमारे सारे पुराण जो हैं वो हिंदुओं के लिए लिखे गए थे, वो हर पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए लिखे गए थे, तो वो सब तो पढ़ना ही चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी अच्छी किताबें, एक नाम ले पाना थोड़ा कठिन है। ठीक है। यंगस्टर्स हो तो द सीक्रेट पढ़ लीजिए। अच्छा, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं आप? जी मैं करता हूँ, और प्रैक्टिस भी करते हैं? कोशिश करता हूँ। बट थोड़ा इल्यूजनरी नहीं है? फिर आप मैनिफेस्ट करके फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत मैनिफेस्ट हो जाती है। हाँ होती है, वहीं पे आप बात सिर्फ गलत सही की नहीं है, मतलब थॉट लेवल पे आप कितना कुछ कर लेंगे। नहीं, सिर्फ थॉट लेवल पे नहीं है, वो तो बचपन में मॉरल साइंस के क्लास में पढ़ा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना थोड़ी ना कुछ होगा। भगवान लास्ट में थोड़ा सा पूछ दे देते हैं आपको, अगर 31 तक आ गए ना तो ग्रेस मार्क्स देके 33 में पास कर देंगे आपको, लेकिन वो 31 आप ही को लाना पड़ेगा। मंदिरों में वीआईपी दर्शन को ठीक मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ ठीक। मुझे मिल जाता है वीआईपी दर्शन, मैं चाहूँ तो अब मिल जाएगा, पर वो फैक्ट नहीं है। भगवान का दरवाज़ा एक ऐसा है जहाँ सब बराबर होते हैं, तो वो बाहर से वो अलग अलग लाइन नहीं होनी चाहिए। भगवान के सारे मंदिरों में आप गर्भगृह का दरवाज़ा इतना छोटा सिर्फ इसलिए होता है रौनक भाई कि आप जो भी हों झुक के घुसें, इसलिए उसका हाइट कम होता है और उसका विड्थ कम होता है। तो वो चीज़ मंदिर के पूरे प्रांगण में सबके लिए एक समान होना चाहिए। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके लिए आप फिल्म लिखना चाहेंगे? एस राजामौली साहब के लिए। Okay. मुझे लगता है कि ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर नाउ। और भी हैं काबिल डायरेक्टर जो द हिडन हिंदू बनाएंगे तो एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसको आने वाले कई साल तक
पूरा विश्व देख के सीखेगा। चेतन भगत या अमीश त्रिपाठी, गप मारना चाय पे किसके साथ पसंद करेंगे आप? चेतन भगत सर के साथ। ओके। नोट्स बनाने के लिए क्या प्रेफर करते हैं, लिखते हैं या टाइप करते हैं मोबाइल में? पेन कागज़ में पूरी, आज भी अपनी सारी किताबें और कहानियाँ पेन और कागज़ पे लिखता हूँ। मैं लैपटॉप खोल के बटन दबाता हूँ तो मेरा दिमाग रुक जाता है, पुरानी आदत है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कॉम्प्लीमेंट मिला और आपको लगा वाह यार ये भी मुझे पढ़ता है या फॉलो करता है? बहुत सारे अच्छे लोगों से मिला है। अभी रिसेंटली सुनील शेट्टी साहब ने मेरी 2-3 कविताओं को बहुत पसंद किया और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली जो दिल के करीब हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, है ना। तो उनके आने वाली एक फिल्म है केसरी वीर, जिसके लिए मैंने ये 4 लाइनें लिखी, जो मैं अभी नागा वॉरियर्स के प्रमोशन पे भी लोगों को सुनाता हूँ कि कौन होते हैं नागा वॉरियर्स। वो ये है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। ये दोनों आप ही हैं। आप सामने वाले को डिसाइड करना है वो आपका कौन सा रूप देखना चाहते हैं। तो तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। क्या बात है। तो ये आप बहुत जल्दी सुनील शेट्टी साहब के, ये होता है मोटापे का असर। नहीं, थोड़ा माइक भी तो बचाना ना ऐसा। तो ये आप सुनील शेट्टी साहब की आवाज़ में बहुत जल्दी एक फिल्म में सुनेंगे जिसका नाम है केसरी वीर। ठीक है। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने प्यार में धोखा खाया है उनके लिए कोई मैसेज देते हैं आप? जनरली कोई आपसे पूछता है, क्या बोलते हैं? फिर से प्यार करो। कैन लव हैपन ट्वाइस? यस, लव रिस्की नहीं है। देखिए, एक शुभा मुद्गल बड़ी कमाल की गायिका रही हैं। उनके गाने की चंद लाइनें हैं कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज़ होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। तो अगर आप गिर जाते हैं तो वापस उठ के चलना नहीं छोड़ देते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी चलाना नहीं छोड़ देते हैं। प्यार में दिल टूटे तो फिर से प्यार कीजिए। और अगर दूसरी बार हो तो, फिर से टूटे तो? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि एक किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने उसमें बहुत ही ज़बरदस्त लाइन पढ़ी थी कि अगर कोई चीज़ एक बार होती है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार हो, लेकिन अगर 2 बार होती है तो डेफिनेटली वो तीसरी बार होगी। नहीं तो वो फिर उसमें आप में कुछ खामी है, आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। मेरी पहली शादी टूटी। कोई भी घर एक दीवार से नहीं बनता है, उसको कम से कम 2 दीवार चाहिए छत ढालने के लिए। कोई भी रिश्ता एक की गलती से नहीं टूटता है। हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, सभी लोग। हम ना प्रोटेक्शन के नाम पे सफोकेशन देने लग जाते हैं, हम कंसर्न के नाम पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो आप कंसर्न को कंसर्न तक स्थगित रहेंगे, आपके आसपास वालों को कंसर्न के नाम पे कंट्रोल फील नहीं होगा तो आपके साथ रहेंगे। आप प्रोटेक्शन के नाम पे उनको सफोकेट नहीं करेंगे तो आपके साथ रहेंगे। वो एक इंडिविजुअल है, उसको अपने डिसीजंस लेने दीजिए। माँ बाप हों, भाई बहन हों, पति पत्नी हों, सबका अपना जीवन है। शादी का मतलब ये नहीं होता है कि एक का जीवन ख़त्म हो गया, मैं गो टू टॉयलेट मैडम नहीं हो पाएगा। तो उनको उनका जीने दीजिए, आप अपना जिए। और जब बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा मिठास होती है तो चींटियाँ लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि प्यार कैन बी क्वान्टिफाइड। मैं बहुत हाँ बोलते हैं प्यार अथाह है, कोई अथाह होता नहीं। लव कैन बी क्वान्टिफाइड। और जब आपके पास प्यार होता है ना तो आपको डिसाइड करना होता है कि इतना है, मान लीजिए इस कप में भरा हुआ, द रौनक पॉडकास्ट के कप में प्यार भरा हुआ है, ठीक है। अब इतने को तो आप एक घूंट में भी पी सकते हैं, और आप चाहें तो आने वाले 3 घंटे होंठ गीला कर करके सिप पिए। तो प्यार ऐसे ही होता है, जब ओवर अवेलेबिलिटी 2 लोगों के एक दूसरे के साथ होता है तो प्यार चला जाता है। आप जावेद अख्तर साहब और शबाना आज़मी मैम को सुनिए, वो अपने तजुर्बे पे बात करते हैं और बोलते हैं कि हम जब मिलते हैं तो लड़ने का वक्त ही नहीं होता है। तो जो वक्त मिलता है ना, वो हम प्यार से गुजार लेते हैं। तो जीवन तब बहुत अच्छा चलता है जब 2 लोगों में दूरी और करीबी का बैलेंस करेक्ट हो। सिर्फ करीबी होगा तो खराब, सिर्फ दूरी होगा तो खराब। तो बहुत सोच समझ के अपना वक्त अपने प्यार करने वालों के साथ खर्च कीजिए, नहीं तो फिर फॉर ग्रांटेड ले, या आप उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे या सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। ये है। थैंक यू वेरी मच अक्षत भैया, आप आए हमारे साथ, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी अभी बाकी भी हैं। तो इस पॉडकास्ट में तो फिलहाल इतना ही।
सो गाइस कैसी लगी ये बातचीत प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा सवाल पूछना मेरा रह गया अगर आपके जहन में है तो उसके नोट्स में बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताना चाहें। और इसे ज़रूर भी और लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, उनसे उस बुक के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, नागा वॉरियर्स। मैं भी इसे ज़रूर पढ़ूंगा और इसके बारे में हम लोग और आगे आने वाली आपकी किताबों के बारे में और फिल्मों के बारे में भी वी आर सुपर एक्साइटेड। Thank you so much. और वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे आप बम छोड़ते रहिए, मैं छोड़ता रहा हूँ ठीक है। लगातार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड गुड लक।